Good morning to all of you and welcome to KGS IS platform and also welcome to a special session है आंसर राइटिंग का यूपीएससी मेंस है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनका प्रीलिम्स निकला होगा और मेंस की तैयारी वो कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। जो लोग अभी मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल है, जो फ्यूचर में मेंस की तैयारी करेंगे उनके लिए भी। हाँ, सब किसी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जो जिस तरीके से मुझे हेलो हाय कर रहा है उसको उस तरीके से हेलो हाय। तो ऐसा नहीं है कि जो 25 में 2025 में दे रहे हैं उन्हीं के लिए। हाँ, सब किसी को लोट पोट के प्रणाम। इतना प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, इतना प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्लास लें और खुश रहें और सिलेक्शन लें और लाइफ को मस्त करें, है ना। तो ये एक स्पेशल सेशन जैसे बताया मैंने, तो आज हम लोग चूंकि हाँ सब किसी को हाँ ठीक है प्री निकला है, बड़ी खुशी की बात है। तो आंसर राइटिंग पे बधाई हो ढेर सारी आपको और मेरी शुभकामनाएं जिन लोगों का प्रीलिम निकला है मेंस के लिए भी है। ठीक है, तो खैर ज़्यादा समय नहीं होता है बातें करने का हमारे पास। आपके जो प्रश्न आते रहेंगे मैं देखता रहूँगा, कोई काम का प्रश्न होगा तो जवाब देता रहूँगा। तो आप लोगों ने कई शिक्षकों से, कई टीचर से, कई फैकल्टी से, कई विषयों में आपने राइटिंग पे काम किया होगा और कई टीचरों ने सेम बातें बताई होगी, कई टीचरों की बातों में भिन्नताएं होंगी। ऐसा होता है, हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा होता है। ये नहीं कि जो मैं कहूँगा वही आदि और अंत है या कोई और कहेगा वही आदि और अंत है, क्योंकि लगभग 12-15 हज़ार स्टूडेंट्स मेंस लिखते हैं और उसमें से 2,500-3 हज़ार का मेंस निकलता है, इंटरव्यू कॉल आता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, आपका पंकज नाम याद है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि सब कोई एक ही तरीके से आंसर लिखता है, सबके आंसर में एक ही चीजें होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हर टीचर का अनुभव, हर टीचर का अपना ज्ञान अलग अलग होता है। तो उसी में जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, उसी को और परिमार्जित करेंगे, उसी को और अपग्रेड करेंगे, उसी को और बेहतर करेंगे। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर होगा, चाहे आप 25 में मेंस दे रहे हैं, चाहे आप फ्यूचर में मेंस देंगे, हर किसी के लिए ये काफ़ी कारगर होगा। तो चूंकि ये पहली क्लास है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेंगे कि मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाने की रणनीति क्या हो। ज़्यादा लंबी विस्तार से चर्चा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें हर दिन एक ईयर का 24 का 23 का 22 का करना है। तो लेकिन फिर भी जो कुछ मूलभूत चीजें हैं उनकी चर्चा मैं पहले कर दूंगा, जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए जब मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो। और जितने टीचरों ने बताया, जितने फैकल्टीज ने बताए हैं, उन सब के चीजों को इंक्लूड करें, आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। तो ये हमारे अच्छे अंक लाने की रणनीति है। बार बार कहता हूं, अच्छा उत्तर लिखना और अच्छा अंक लाना दोनों में अंतर होता है। तो ज्यादा उत्तर अच्छा लिखें और अंक ना आए, इससे कोई बेहतर नहीं होता है, ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं अच्छे अंक की बात करता हूं। सिक्योर स्टेज स्कोर गुड मार्क्स, है ना। कैसे स्कोर गुड मार्क्स करें, तो सबसे पहले सिलेबस वगैरह की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन सबके लिए होता है कि आई थिंक कि सिलेबस आप सब लोगों को पता है। ये पूरा हिंदी में, इंग्लिश में दिया हुआ है और मे भी आप लोगों को मिल भी जाएगा। ये 11 टॉपिक हैं, जिन टॉपिक को डिस्कस करके मैं यहाँ समय वेस्ट नहीं करूंगा। जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं ये सिलेबस से अवेयर होंगे, इनके बारे में पूरा आपको अध्ययन होगा। और अगर आपका प्रीलिम ऐसे ही निकल गया है और अभी आपने पूरा सिलेबस का अध्ययन नहीं किया है, पूरा सिलेबस का नोट्स नहीं बनाया है, तो फ्यूचर में इस पर गंभीरता से विचार करें और गंभीरता इस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सिलेबस के बेहतर तरीके से नॉलेज के सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आता हूं को जो विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था जो पेपर 3 में है, जीएस पेपर 3 में जो कई सारे 5-6 सेगमेंट हैं, उनमें इकोनॉमी भी है, आप सब जानते हैं। और आउट ऑफ 250 क्वेश्चन मार्क्स अगर हम बात करें जीएस पेपर 3 की, इसमें कई सारे सेगमेंट आपके पास हैं, 5-6 सेगमेंट हैं
और उन सारे सेगमेंट में जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हैं, भूगोल से भी संबंधित हैं, लेकिन वो बेस्ड कहीं ना कहीं इकोनॉमी के सेक्शन पे। तो आप देखेंगे एक दो वर्षों को छोड़कर, एक ये है आपका 2022 में और एक ये है 2019 में, है ना। इनको छोड़ करके 18 में, सॉरी, बाकी सभी में आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वो 100 प्लस आए हैं, यानी 8, 9, 7 एक दो बार और बाकी 10 क्वेश्चन भी इससे एक दो बार आए हुए हैं। मेरे कहने का सेंस है कि भले ही 250 मार्क्स के पेपर में 5-6 सेगमेंट दिए गए हैं, लेकिन सभी सेगमेंट में इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ये मार्क्स बता रहे हैं। ये कोई मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, सिर्फ 2 ही साल 7-7 क्वेश्चन आए हैं। एक साल तो 11 क्वेश्चन आया था, एक साल 10 क्वेश्चन आया हुआ है और बाकी 8-9 ऑन एवरेज क्वेश्चन आए हैं। 4 अब तो जो फॉर्मेट चेंज हो गया है, पहले फॉर्मेट अलग था, पहले 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे 200 वर्ड्स में, अब चेंज कर दिया। अब 150 क्वेश्चन, 150 वर्ड्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमी के 10 मार्क्स के, और 250 के 15 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स। ये कोई रूल नहीं है, इसमें एक आध चेंज, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चंस का पैटर्न दिखा रहा है, मार्क्स का पैटर्न दिखा रहा है कि ये इकोनॉमी जो है कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके मेंस के लिए और आपके मेंस में सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो मुख्य परीक्षा में मार्क्स लाने की रणनीति, इस पे थोड़ी चर्चा मैं कर लूंगा आज, आधे घंटे से कम में इसको इंक्लूड कर दूंगा मैं, ताकि मैं सीधे 24 के क्वेश्चंस पे आ जाऊं। लेकिन थोड़ा सा आप जान लें, बहुत से जानते होंगे, मैं उसको ऐड ऑन कर रहा हूं, मैं उसको काट नहीं रहा हूं, ऐड ऑन कर रहा हूं कि आप क्या समझते हैं कि सिर्फ नॉलेज के बेस पे मार्क्स आता है, सिर्फ ज्ञान के आधार पर नंबर आता है? तो बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉलेज से ही मार्क्स आता है। हाँ, ये सही है कि मार्क्स के लिए नॉलेज जरूरी है, लेकिन ये उतना ही सही है कि सिर्फ नॉलेज से ही मार्क्स नहीं आता है, बल्कि नॉलेज के साथ साथ आपको नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने की स्ट्रेटजी आनी चाहिए, और वो होती है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। क्योंकि आपने देखा होगा, आपके कई सारे फ्रेंड सर्कल में होंगे या आप में से कुछ लोग होंगे जो उतने पढ़ने में मेधावी नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन उनको नंबर ज्यादा आता था, मार्क्स ज्यादा आता था, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं कि सिर्फ नॉलेज से मार्क्स नहीं आता है, बल्कि नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने की स्ट्रेटजी आनी चाहिए। कुछ लोग इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं, नंबर कम आता है, कुछ लोग इंटेलिजेंट कम होते हैं, मार्क्स ज्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं कोई चीजें हैं जो एक इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स लाने के लिए, और सिलेक्शन हमेशा आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, इस बात को हमेशा जानिए। हाँ, जो लोग बाद में आ रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हमारे मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है, टॉपर कैसा आंसर लिखते हैं, उनको कैसे उतना मार्क्स आता है? तो ये सब चीजों का मैं 15-20 मिनट में अब तो मैं आधे घंटे से कम में इनको इंक्लूड करूंगा, कंक्लूड करूंगा, और तब जाके मैं आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी कराऊंगा। ठीक है, अब इसमें जो मार्क्स लाने की रणनीति है उसमें मैंने 8 चीजों को बताया है। 8 चीजें क्या क्या हैं? सबसे पहला है कि प्रश्न को सही से समझें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। कई बार हम प्रश्न को सही से समझ नहीं पाते हैं। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली। प्रश्न को समझना एक कला है, एक आर्ट है। इसमें क्या क्या करना होता है? एक तो प्रश्न जितने भाग में, कुछ प्रश्न जो है एक पार्ट में होते हैं और कुछ प्रश्न जो है वो कई पार्ट में होते हैं। उनमें 2, 3 और कई बार 4 पार्ट्स भी प्रश्न के होते हैं। सभी पार्ट्स में भी क्वेश्चन कराऊंगा और समझ में आएगा, अभी संक्षेप बता रहा हूं। सभी पार्ट्स को समझें। कई बार क्वेश्चन के भावार्थ को समझना होता है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, प्रश्न का मीनिंग क्या है वो समझना होता है।
लिखा कुछ और होता है, उसके अंदर कुछ और बातें होती हैं। ये कला है। अगर आप लोग मेंस लिख रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीखे होंगे, और नहीं तो अभी कुछ दिन समय बचा हुआ है, इसमें लगभग 1 महीने के आसपास का, थोड़ा सा कम, तो वो आप सीख जाएंगे उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रश्न को समझें, और इसमें आपको कीवर्ड्स को निश्चित तौर पे आपको समझना है कि हर क्वेश्चंस में कीवर्ड्स होते हैं, और ये सब जो पॉइंट यहां लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, ये चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कीवर्ड क्या है इसमें, इसके कितने भाग हैं, इस कौन सा भाग इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या होता है कि प्रश्न के सभी भाग जो हैं एक जैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। प्रश्न में जगह 3 भाग दिया हुआ है, 2 भाग दिया हुआ है, 2 पार्ट में क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट में क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान रखें कि सभी पार्ट एक जैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट होता है और कुछ पार्ट कम इंपॉर्टेंट होता है। तो उन दोनों को समझना जो है, बहुत, उन तीनों को समझना, दोनों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्न को समझें, प्रश्न के सभी भागों को समझें, और फिर 3 पार्ट जो होते हैं उत्तर के, आपके परिचय वाला पार्ट, उसके बाद आपको मुख्य भाग, और फिर आपके जो निष्कर्ष और आगे की राह होता है, इस पर आपको क्वेश्चंस को सही तरीके से फॉर्मेटिंग करना है। और आपने किया होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके मेंस लिख रहे हैं आप, तो आपने किया होगा। नहीं किया, अगर नहीं लिखना है मेंस, तब भी आपको मैं मानकर मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो निश्चित तौर पर जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि इन तीनों पार्ट में संतुलन की बड़ी आवश्यकता है। इनमें संतुलन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह सब ज्यादा कर दें और दूसरी जगह आप शब्द कम दें। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्न को समझना, प्रश्न को ठीक से समझना, प्रश्न के सभी भागों को समझना, सभी भागों में कौन भाग इंपॉर्टेंट है उसको समझना, ठीक है। उसके बाद प्रश्न के कीवर्ड को समझना, और प्रश्न के जो 3 आंसर के हमारे तरीके होते हैं, परिचय, इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन, या उसको हम परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष या आगे की राह कहते हैं, उनके बारे में संतुलन बहुत जरूरी है कि शब्द आपको कहां कितने खर्च करने हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई। सेकंड बात है लेखन शैली विकसित करें। देखो, लेखन एक शैली है। मैंने पहले ही कहा, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। कई बार नॉलेज मेरे अंदर होता है, आपके अंदर होता है, लेकिन हम बातें लिख नहीं पाते हैं। जैसे मैं कहूं कि लेखन शैली क्यों है, कैसे प्रूफ करूंगा? मैं हर बात को प्रूफ कर सकता हूं। मैं इसको भी प्रूफ कर सकता हूं कि प्रश्न को समझना एक कला होती है। सब लोग प्रश्न को सही से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दे के आपका समय वेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कितना आपका समय कीमती है और कितना चीजें मुझे बताना है इन अपने इस जो टाइम अलॉट किया गया है मुझे उसके अंदर। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातों को ही बताऊंगा जिससे कि आप इस एग्जाम में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो लेखन शैली कैसे है? जैसे कहूं मैं आपके पास, आप सब लोग मोबाइल पे या टैब पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे किसी चीज पे देख रहे हैं, एक क्लास देख रहे हैं। मेरे सामने तो आप बैठे नहीं है, मैं दूर जुड़ा हूं आपके साथ। आप जिस मोबाइल पे या जिस लैपटॉप पे या जिस टैब पे आप मेरी क्लास देख रहे हैं, वो मोबाइल आपके पास 2 साल, 5 साल, 10 साल से भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि उस मोबाइल पे 10 लाइन में, एक बार में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 10 लाइन में मोबाइल पर, या आपके कमरे में फैन चल रहा होगा उस फैन पर, या आपके कमरे में एसी चल रहा होगा एसी पर, 10 वाक्य लिख के दिखाओ मुझे। वो चीज आपके पास 5 साल से है, 10 साल से है, बचपन से ही फैन देख रहे हैं, एसी देख रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं 10 लाइन लिखो उस पे, तो आप सहसा नहीं लिख पाएंगे। इसे कहते हैं लेखन शैली, जो कि विकसित की जाती है। वो सिर्फ नॉलेज से नहीं आता है। मोबाइल का सब फीचर पता है आपको, जितना मुझे पता है वो ज्यादा आपको पता हो सकता है। पंखा का कई बार खुलते, कई बार बनते, कई बार उसको टूटते फूटते देखे होंगे। लेकिन लिखने की जब बात आती है, स्टार्टिंग कहां से करें, एंड कहां करें, अरे ये छूट गया, ये तो पहले आना चाहिए था, ये बाद में आ गया, ये बाद वाला पहले आ गया। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। लास्ट में बताऊंगा। तो लेखन शैली विकसित करना होता है,
और आपका सिलेक्शन जो है आपके नॉलेज पे ही बेस नहीं होता है, आपका सिलेक्शन जो है आपके लेखन पे बेस होता है, और लेखन बहुत जरूरी है। एग्जामिनर के पास सिर्फ और सिर्फ की कॉपी होती है, उसे कोई पता नहीं आप कौन है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप स्मार्ट हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको पीएचडी है, आप स्कॉलर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोई पता नहीं है। आपकी कॉपी आपको प्रेजेंट करेगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो शानदार हो, और उसी पे हम लोग यहां पे काम करेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर होगा। मैं बार बार कहूंगा कि मैं एड ऑन करूंगा, न किसी और फैकल्टी के टीचर के बातों को काटूंगा, न कहूंगा कि मेरा ही बात सबसे सर्वोपरि है, लेकिन जो चीजें आप जानते हैं उनसे मैं अगर 10 जानते हैं तो मैं 12 करने का दावा करता हूं। और निश्चित तौर पे कुछ ऐसी बातें हैं जो साइंटिफिक है और अपने अनुभव, अपने गुरुजनों, अपने प्रिय छात्रों, जो सफल असफल छात्रों के अनुभवों को लेकर के यहां दिया जा रहा है। असफल छात्रों का अनुभव भी होता है, सफल छात्रों का अनुभव भी होता है। एक शिक्षक के पास यही तो होता है जो आपको उसको और बेहतर करके आपके जो मजबूत पक्ष हैं, आपके जो कमजोर पक्ष हैं, उनका अकॉर्डिंगली मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप मुख्य परीक्षा में एक बेहतर उत्तर लिख करके एक बेहतर मार्क्स ला करके सफल हों, और अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, और हम जैसे गुरुजनों का, हमारी केजीए संस्था का, खान सर का, सबका नाम जो है आप बेहतर करें। और ये हमारी शुभकामना आपके साथ रहेगी। तो लेखन शैली विकसित करने वाली बात है। थर्ड है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान दें। ये एक अलग चीज होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेजेंट जो उससे मिलता जुलता है, कि प्रेजेंट करना एक कला है, और सिर्फ हैंडराइटिंग नहीं, प्रेजेंटेशन में सिर्फ आपकी लिखावट नहीं आती है। ये मान के चलें, चाहे कोई कितना भी कह ले मुझे आपकी हैंडराइटिंग नहीं पता है, लेकिन लेखन शैली में दो चीज आती है, लिखावट भी और उसका प्रस्तुतिकरण भी। ये दोनों लेखन शैली से संबंधित है। ये ध्यान रखें कि अगर आपकी लिखावट अच्छी है तो हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपको थोड़े से नंबर ज्यादा मिलेंगे। एकदम सत्य है। ये कोई नहीं, चाहे इंटरव्यू हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी और मेंस में आपकी लिखावट, ये दोनों का असर पड़ता है। लिखावट में प्रेजेंट कैसे किए हैं, कितना अंडरलाइन किए हैं, कितना इन्वर्टेड कॉमा का यूज किए हैं, है ना, कैसे आप बुलेट पॉइंट दिए हैं, कैसे आप डायग्राम बनाए हैं, कैसे आप ग्राफ बनाए हैं, है ना, कैसे आप कोई फिगर बनाए हैं। इन सब का इंपॉर्टेंस होता है। हमेशा ध्यान रखें। मुझे पता नहीं आप में से ज्यादातर लोग हिंदी मीडियम के ही होंगे। हिंदी मीडियम के छात्र लोग गलती कहां करते हैं कि वो कंटेंट बहुत देते हैं, बहुत लिखना चाहते हैं। मेरा सिद्धांत ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बातें बताएं, लिखें कम। और अगर पैराग्राफ में लिखेंगे, बड़े बड़े वाक्यों में लिखेंगे, तो क्या होगा, आपके शब्द से सीमा पूरा हो जाएंगे। आप शब्द पूरा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन है, आपको आप ये सब बातें जानते नहीं जानते हैं। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। आप शब्दों को पूरा मत करें। आपको 150 शब्दों में 250 शब्दों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को प्रेजेंट करें। ये नहीं कि हमारा 150 पूरा हो गया खत्म हो गया। अरे नहीं, वो 150 में अगर मान लो कि 15 वाक्य का कोई चीज है, अगर डायग्राम बना के, ग्राफ बना के उसको 5 वाक्य में कर सकते हो, वो करने की कला सीखो। गलती हम लोग करते हैं, शब्द भरते हैं। शब्द भरने की आवश्यकता नहीं है। कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देने की कला आप विकसित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रेजेंटेशन में अंडरलाइन करना, प्रेजेंटेशन में ग्राफ बनाना, डायग्राम बनाना, फिगर बनाना, ये सब आपको बहुत अच्छा। जहां पे कोई गलत हो जाए, मानने आपने लिखा सकल घरेलू उत्पाद, और ये मान लीजिए कि आप लिखना चाहते थे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो आपको ये काटना है, तो आप सीधे इसको काट दें। इस पे पूरा आप अपना कलाकारी मत करें, घुचर मुचर पूरा करने के लिए एग्जामिनर पढ़ न ले, सीधे काट दो, बस बात खत्म, है ना। तो प्रेजेंटेशन बहुत है।
देखो कई लोग होते हैं बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़ा महंगा कपड़ा ले लिया है, लेकिन उसकी फिटिंग, उसकी सिलाई इतनी अच्छी नहीं है, कहते क्या पहन लिया तो बड़ा महंगा है। और कुछ लोग बड़े सस्ते कपड़ा पहनते भी हैं, सस्ते ही पहनेंगे, उनकी फिटिंग सिलाई बहुत बेहतर होती है। तो टेलर मास्टर जो है ना, कपड़ा कैसे सिला है, ज्ञान क्या है, कपड़ा होता है, और टेलरिंग जिसकी सिलाई जो होती है प्रेजेंटेशन होती है। तो आप लोग हमेशा ज्ञान के साथ साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरव्यू में आपको व्यक्तिगत रूप में प्रेजेंट करना है, और मेंस में आपको आपकी कॉपी करेगा प्रेजेंट, और निश्चित तौर पे जिसकी कॉपी बेहतर है उसको बेहतर नंबर मिलेगा। लोग कहते हैं कि क्या लिखावट का नंबर कटता है मिलता है, ऐसा कोई यूपीएससी गाइडलाइन नहीं देता है, वो तो कहते सब समान है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है, अच्छी है तो मान लीजिए कि आपको 10 में से 6 नंबर मिल रहा है, और अगर लिखावट अच्छी नहीं है तो आपको 10 में से हो सकता है कि 5.5 मार्क्स मिल जाए। एग्जामिनर भी तो ह्यूमन बीइंग होता है यार, अच्छा किसको पसंद नहीं होता है, सुंदर किसको पसंद नहीं होता है। जैसे इंटरव्यू में कोई कितना भी कह ले, आपकी पर्सनालिटी अगर अच्छी है तो आपको 2 4 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं। तो अगर आपकी लिखावट अच्छी है तो नंबर मिलेगा। अब सोचो, मान लो कि एक क्वेश्चन में आपका 0.05 नंबर कम हो गया, और ऐसे एक पेपर में 20 क्वेश्चन है, और सिर्फ जीएस की बात करूं तो मैं 70-80 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप देख लो कितना नंबर कम हो गया। और इतने नंबर कम होने से आपका सिलेक्शन कहां से कहां हो जाएगा। तो मैं नहीं कहता लिखावट पे सुधार करो, मान लो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसी को थोड़ा साफ साफ लिखो, गैप देकर लिखो, थोड़ा अंडरलाइन करो, थोड़ा ग्राफ बनाओ, थोड़ा लिखो, कम फिगर बना दो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका इकोनॉमी हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। तो राइटिंग खराब होना, बहुत खराब होना, बहुत अच्छा होना की बात है, तो निश्चित तौर पे अगर लिखावट थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप प्रेजेंटेशन बेहतर कर दें, ऐसा लिखें कि आप पढ़ सकें। कई बार अपनी लिखावट भी पढ़ाई नहीं आती है, तो इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है, प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सब चीजें जब मैं आंसर बताऊंगा क्वेश्चंस की, कुछ करूंगा, तो वहां पर भी चर्चा मैं करूंगा। इसके बाद है लेखन गति बढ़ाएं। ये आप सब लोग जानते भी होंगे, स्पीड 4000 शब्द। मान लो कि जीएस पेपर 3 की बात मैं करूं, अगर जीएस पेपर 3 की बात मैं करूं तो आपके पास 150 के 10 क्वेश्चंस होते हैं, और 250 के भी 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल आपके 1500 और 2500 यानी कि 4000 शब्द के क्वेश्चंस हो गए। और आपके पास समय है 180 मिनट मैक्सिमम, एक आध मिनट कमी कमी। हाँ, लिखावट मॉडरेट है, देखो आप अब इससे घबराओ मत, लिखावट मॉडरेट है ये, अब जो है सो है, उसी में थोड़ा ऐसा लिखो कोई पढ़ सके। अपनी लिखावट दिखवाओ किसी को, अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने फ्रेंड को, यार पढ़ ले रहे हो जो शब्द, मान लो कि आप म और य पता नहीं चलता आपके कौन म है कौन य है, तो ऐसी चीजें होती हैं, गलतियां, ये कोई बताता नहीं है आपको। और मैं जब से पढ़ा रहा हूं, जब से पढ़ रहा हूं, ईश्वर कृपा राइटिंग में ठीक ठाक है, लेकिन मैंने ऐसे छात्रों को देखा है जो आज यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किए, कि उनके पास राइटिंग इतनी खराब थी, जब मुझसे मिले तब तक उनकी सिलेक्शन का अटेम्प्ट खत्म हो गया था। और राइटिंग खराब, राइटिंग भी खराब, अशुद्धियां भी, कम से कम राइटिंग मॉडरेट है और खराब है तो अशुद्धियां तो मत करो। अपने मजबूत कमजोर पक्ष को भी मजबूत बनाना सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। एक से एक टॉपर की कॉपी देखोगे, एक से एक रैंक होल्डर की कॉपी देखोगे, लिखावट अच्छी नहीं है उसकी, तो ये कभी निगेटिव मत लो कि लिखावट अच्छी नहीं है तो नहीं है। मैंने क्या कहा, लिखावट अच्छी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो मान लो मेरी लिखावट अच्छी नहीं है तो मैं कंटेंट इतना ज्यादा बेहतर दे दूंगा, प्रेजेंट इतना बेहतर कर दूंगा कि मेरे जो 0.5 मार्क्स कटने वाले थे वो नहीं कटेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहो। लिखावट जिनकी अच्छी है उस गारंटी मत रहे कि लिखावट अच्छी है मैं नंबर ले लूंगा, उनका भी कंटेंट चाहिए। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो अभ्यर्थी शुरू से काम नहीं करता है। मैं नाम नहीं बता पाऊंगा छात्रों का, लेकिन ऐसे छात्र हैं जिनकी लिखावट अच्छी नहीं, अशुद्धियां बहुत ज्यादा, एक पेज में 17-18 अशुद्धियां कर रहे हैं। अब आप कैसे नंबर लोगे? आप जा रहे हो सिविल सेवा में, एग्जामिनर को तो उस भाषा से प्यार होता है ना, उस भाषा में स्वीकार नहीं करता। अशुद्धियों पे भी आऊंगा मैं भी, तो जल्दी जल्दी में करता हूं। तो आपकी लिखावट ऐसी हो कि म य में अंतर स्पष्ट हो, च य थ
कौन च है, कौन य है, कौन थ है, पता ही नहीं चलता। ऐसी लिखावट को मैं खराब लिखावट कहता हूं। ऐसी लिखावट को, ऐसी लिखावट है तो आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है। थोड़ा बड़ा लिखें, थोड़ा स्लो लिखें, वो चीजें हो जाएंगी। और प्रैक्टिस का चीज है। अब तो खैर लिखावट बहुत इंप्रूव नहीं होगी इस उम्र में आकर के, लेकिन कुछ बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो आपको 1 मिनट में करीब 20-22 शब्द, 22 शब्द के आसपास आपको लिखना होता है। यानी ये एवरेज हो गया सर, सब एक दूसरे से डिपेंड है, लिखावट और शुद्धि दोनों की बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल, सब डिपेंडेंट है, एक किसी से आप सफल नहीं हो सकते, आपको सब मिला के। हाँ, लेकिन जो बेहतर है उसको थोड़ा सा एज जो है मिल जाता है, ये सच्चाई है। तो 22 शब्दों का औसतन हुआ, तो आपको मेंटेन करना होगा 25 से 30 शब्द। अगर आप ये पर मिनट नहीं लिख पा रहे हैं, पर मिनट नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डेंजर जोन में है, आपको इस पे काम करना होगा। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना वहीं कम हो जाती है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखना ही होता है, जितना बेहतर लिख सके वो और अच्छा होता है। तो 150 शब्द वाले क्वेश्चन के लिए आपको 7 से 8 मिनट मिलते हैं, और इसके लिए आपको 10 से 11 मिनट मिलते हैं। ये ध्यान रखिए, ये 10 से 11 मिनट, 7 से 8 मिनट। तो आपको डेफिनेटली इसके लिए काम करना होगा, और काम कर चुके होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि पता है कि आपको मुझे पता है कि इतनी तैयारी आप कर रहे हैं, तो इन सब तो आपका बेहतर हो गया होगा। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, उसको और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन भी लेखन गति संबंधित होता है, लेकिन समय प्रबंधन में एक चीज और होती है कि सिर्फ लेखन गति पर्याप्त नहीं होता, बल्कि लेखन गति के साथ साथ प्रश्न के जितने भी भाग हैं, प्रश्न के जो मैं शुरू में बताया था, प्रश्न के सभी भागों में संतुलन। यानी कि आपको परिचय वाले पाठ पर कितना समय देना है, कितना शब्द देना है, मुख्य भाग पे कितना देना है आपको, और निष्कर्ष पे कितना समय देना है, ये आपको थोड़ा डिसाइड करके चलना पड़ेगा। इसे समय प्रबंधन कहते हैं। कई बार हम समय प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए दिक्कत होती है हमें। जो मैं शुरू में कहा, प्रश्न के कई सारे सेक्शन होते हैं, 1, 2, 3, तो तीनों सेक्शन में किस पे ज्यादा समय लगाना है, ये थोड़ा सा हमें करना होता है। ये अब नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर चीजें जो है बेहतर नहीं होगी। अगली बात है, अशुद्धियों से बचें। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। देखो, हिंदी में अशुद्धियां ज्यादा दृष्टिगोचर होती हैं। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देती हैं। और इंग्लिश में आपकी अशुद्धियां कम दृष्टिगोचर होती हैं, मतलब कम दिखाई देती हैं। इसलिए हिंदी भाषी छात्रों को अशुद्धियों पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की बात होती है, क्योंकि उनकी अशुद्धि जल्दी दिख जाती है। अब मैं लिख के दिखाऊंगा, आप देखो यहां पर एक वर्ड है डेफिनेशन, मैंने एक गलत लिखा है, और यहां है परिभाषा, मैंने एक गलत लिखा है। अभी दोनों गलत में ज्यादा आसानी से ये दिख रहा है। कर्सिव राइटिंग इंग्लिश में कम दिखता है, डेफिनेशन मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां गलत दिखेगा, यहां पे लिख दिया मैंने परिभाषा, तो आपको जल्दी दिख जाएगा। यहां र मैंने उल्टा कर दिया। तो वर्तनी वगैरह जो है, ग्रामर वगैरह, दोनों भी आपको, वाक्य रचना भी और ग्रामर भी, सॉरी मैंने वाक्य रचना मतलब ग्रामर ही होता है, वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, और ग्रामर भी। अब इंग्लिश में क्या है, इज और आर है, हिंदी में क्या है और हैं। मैं तो ऑफलाइन क्लास लेता हूं 50 जगह, वहां पर मैं देखता हूं 50 क्लास, उसमें मैं लोगों बोलता हूं तो बच्चे लोगों लिखते हैं,
आप लोग भी गलती करते होगे, इस पे किसने काम नहीं कराया होगा आपको। आप लोगों मत लिखो, लोगों होता है, लोगों कुछ और हो गया। मैंने भारत के लोगों, तो आप लोगों लिख देते हो। अब जब एग्जामिनर कॉपी पढ़ेगा और देखेगा उसको लोगो है कि लोगों है, दोनों में कितना अंतर हो गया। डॉट डालना भूल गए, हर जगह मे लिख रहे हैं, मे पे हम डॉट डालते नहीं, मे कोई शब्द ही नहीं होता जब तक हम मे पे डाले नहीं है बिंदी। तो ये अशुद्धियां जो हैं हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं और केयरलेसली करते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर हिंदी को इंग्लिश में लिखना आपने शुरू कर दिया है। आपको हिंदी इंप्रूव करनी होगी तो हिंदी को हिंदी में लिखिए, हिंदी को इंग्लिश में मत लिखिए। ये बहुत जरूरी चीज होती है। और जो मैंने कहा यहां पर कहा कि 0.5 मार्क्स कटने वाली बात जो मैंने यहां की, इसमें ये चीजें अशुद्धियों में भी एग्जामिनर को किसी क्वेश्चंस में अगर 10 अशुद्धियां दिखती हैं तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं वो आपसे 0.5 नंबर काट लेता है। सॉरी, वो आपसे 0.5 नंबर काट लेता है। मतलब काटता नहीं, उसके दिमाग में होता है। सब जगह ह्यूमन बीइंग है, वो कोई रोबोट नहीं है, मनोविज्ञान होता है। तो वो हिंदी से प्रेम है, उसको हिंदी से प्यार है, तो उसलिए काट लेता है। इसलिए अगर अभी आप दे रहे हैं मेंस, अच्छी बात है, उन पर बेहतर करें। अगर मेंस नहीं दे रहे हैं तो और बेहतर करें, और कोशिश करें कि अशुद्धियां ना हो और ब्लंडर्स वाले बिल्कुल ना हो। सिंगुलर में है आएगा, प्लुरल में है आएगा, वे जा रहे हैं नहीं होता है, वे जा रहे हैं होता है। ये छोटी बातें बता रहा हूं, लेकिन कोई बताता नहीं है। और ये डिफ्रेंशिएट करता है 0.5 नंबर। और उनसे पूछो जिनका 5 नंबर से 3 नंबर सिलेक्शन नहीं होता है, वे छात्र हैं ऐसे। वैसे वेटिंग में उनका हो गया, 3 नंबर से नहीं हुआ था उसका। 22 की बात कर रहा हूं, 22 के बैच की। वैसे वेटिंग में फिर उसका हो गया, जब प्रीलिम्स अगले वाले प्रीलिम्स नहीं हुआ 23 का तब उसका, या 24 का, तब उसका रिजल्ट आया वेटिंग में। तो अशुद्धियां अगर नहीं हुई होती उससे तो शायद वो बेहतर कर लाता, 10 नंबर में रैंक बेहतर हो जाता है, किसी कैटेगरी में है आप। तो ये आपको अशुद्धियों से बचने की बात है। इन पे तो मैं आधा आधा घंटा एक एक टॉपिक पे क्लास लेता हूं, लेकिन अभी चूंकि समय की सीमा और आप मैच्योर लोग हैं, आप लोग सब पढ़ के बैठे हैं, इसलिए आप लोगों का समय मैं बहुत ज्यादा यहां पर नहीं देंगे। अगला है, उत्तर को प्रमाणिक आंकड़ों तथा तथ्यों आदि से सत्यापित करें। अब ज्योग्राफी का उत्तर आप लिख रहे हैं और मैप ना बनाएं, इकोनॉमी का उत्तर लिख रहे हैं, आंकड़े और ग्राफ ना दें, पॉलिटी का उत्तर लिख रहे हैं और आप उसमें अनुच्छेद ना दें, तो कैसे होगा। तो इसलिए जियोग्राफी में आपको मैप, डायग्राम ये देना होगा। पॉलिटी में आपको अनुच्छेद, आर्टिकल देने होंगे। सबसे बाद में अपना ही लिख रहा हूं मैं। इकोनॉमी में आपको डेटा, ग्राफ ये सब देने होंगे। तो बिना इसके कैसे होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिएक्टर बना के दिखाना पड़ेगा ना आपको। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी आपको डायग्राम वगैरह और मैप वगैरह चाहिए होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि सब सीख चुके हैं। आप नहीं सीख चुके हैं तो आप सिखा रहा हूं मैं। लास्ट चीज है मेरा, उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें। इसको हम लोग टाइम वेस्ट मानते हैं। हाँ, केस लॉ वगैरह लिखिए, इसको टाइम वेस्ट मानते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि उसका कि छात्र मेरे से मिलते हैं और बोलते हैं सर इस क्वेश्चन को लिखने में 1 घंटा टाइम वेस्ट हो गया। मैं कहता हूं बाबू टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, ये टाइम आपका इन्वेस्ट हुआ है। ये आप टाइम वेस्ट मत कहिए, ये टाइम इन्वेस्ट कहिए। तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पढ़ते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस करो। कोई भी चीज, एग्जांपल दे रहा हूं,
कोई भी धरती पे इंसान है जो डांसिंग को पढ़ करके, बुक पढ़ करके डांसिंग सीख ले? कोई भी इंसान है जो क्रिकेट खेलना किताब पढ़ के सीख ले? या उसको बैटिंग बॉलिंग करना पड़ेगा, कीपिंग करना पड़ेगा? कोई भी ऐसा आदमी है सिंगिंग जो है किताब पढ़ के सीख ले? बिना रियाज किए कैसे सिंगिंग सीख पाएगा वो? कोई है कि स्विमिंग जो है बिना किताब पढ़े, किताब पढ़ के स्विमिंग सीख ले कि ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे पैर उठाओ? तैरना पड़ता है, जाकर के प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप देखते हैं तो क्रिकेटर्स जो हैं 200-200, 300-300 मैच खेल चुके हैं, फिर भी मैच से पहले 6-6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, और वो भी उन बॉलर की या उन बैट्समैन प्रैक्टिस करते हैं जो कि मैच में नहीं खेलते हैं। क्लब के बॉलर को, क्लब के बैट्समैन को बुला करके या मशीन से बॉलिंग करवा करके बैट्समैन घंटों प्रैक्टिस करता है, जबकि वो बॉलर्स को मैच में बॉलिंग नहीं करेगा। और वही गलती आप करते हैं। आपके तरीके प्रश्न थोड़ी आएगा, सीधे आप चाहते हैं कि यूपीएससी का और पीसीएस का आंसर लिख दें। आप छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर लिखते ही नहीं है। ये मैं सिर्फ आपके लिए जो एग्जाम देने को नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी तैयारी अधूरी अभी है और तैयारी आप भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं आपको बातें कह रहा हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अभी इस साल एग्जाम देना है, तब तो कोई चिंता की बात नहीं, तब तो आप बिल्कुल तैयार होकर बैठे होंगे। और उम्मीद है कि इन चीजों पर आपने पहले से ही अपना स्ट्रेटजी बना लिया होगा और उसको आप बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे। समय कम है, इसलिए ज्यादा बातें मैं इस पर नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करना होगा। अभी आप 22-25 में एग्जाम दे रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं है। अगर 26 में, 27 में एक प्रैक्टिस बनाओ कि मुझे हर पेपर के, हर सेक्शन के 100-50 क्वेश्चन लिखने ही लिखने हैं। कोई क्वेश्चन लिखना है, ये नहीं कि सोचो कि यूपीएससी का पीवाई क्यों लिखेंगे, भयानक भयानक क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्या प्रैक्टिस में जब गिल साहब बैटिंग करते हैं तो इंग्लैंड के बॉलर को बुलाकर बैटिंग करते हैं, या अपने ही किसी क्लब के या किसी को बॉलर बुला बैटिंग किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है? ये सब छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना होता है, और यही लोग गलती करते हैं, इसलिए सिलेक्शन में दिक्कत होती है और लेट से करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बताई। और इसके बाद एक चीज की आवश्यकता है, शुभकामनाओं की, बेस्ट विशेष की, जो कि हमेशा आपके परिजनों का, आपके सगे संबंधियों का, आपके दोस्तों का और हम जैसे गुरुओं का ही संभावनाएं आपके साथ हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई कैसे आप इन चीजों को करें और मेंस के लिए आपकी राइटिंग की स्ट्रेटजी जो है क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो एक एक साल के जो क्वेश्चंस हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाते हैं उनकी बात करेंगे। मेरा विषय जो है ना इकोनॉमी, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, अब आप जैसे यहाँ सिलेबस में दिखा दूं आप लोगों को, तो भले ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो ज्योग्राफी के शिक्षक नहीं कराए होंगे, लेकिन ये आप ज्योग्राफी में पढ़े, प्रमुख फसलें, ये अपने यहाँ पे आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक दिए गए हैं। प्रमुख फसलें, फसलों का पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई और सिंचाई प्रणाली, ये यहां तक टॉपिक जो है ना आपका, ये कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, भूगोल का टॉपिक है। तो इसके प्रश्न भी भूगोल में ही कराए जाते हैं, लेकिन यहां पे शिक्षक ने आपको क्वेश्चंस चूंकि पेपर 3 में आया है तो नहीं कराया होगा, तो उसको संक्षेप में जो स्कीम्स वगैरह बता दूंगा। तो ये क्वेश्चंस भी लेकर मैं चल रहा हूं। क्लास में मैं टॉपिक नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट है, भूगोल का पार्ट है। मैं क्लास में पेपर 3 का ये पार्ट नहीं पढ़ाता हूं। और यहां जो एक पार्ट है, ये देश में कितने बंदरगाह हैं, कितने सड़क हैं, कितने रेलवे हैं, कितना नहीं, इनके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे पीपीपी मॉडल है, चाहे सरकार की विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है, चाहे अर्थव्यवस्था में इनका महत्व क्या है, गरीबी निवारण में महत्व क्या है, इन सबको मैं क्लास में लेता हूं। तो यहां पर भी आपको इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं कराऊंगा, क्योंकि पेपर 3 के क्वेश्चंस में जो इकोनॉमी का सेगमेंट है उसके क्वेश्चन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, सीधे आते हैं 2024 के क्वेश्चंस पर। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य परीक्षा 2024।
इसमें जो है करीब 8 प्रश्न आपके आए थे। एक एक करके उन प्रश्नों की फॉर्मेटिंग, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा, क्योंकि प्रश्न ज्यादा है, अगर आधा आधा घंटा चर्चा करूंगा तो फिर 3-4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लग जाएंगे, उतना समय आपका बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो मैं ज्यादा कीवर्ड ही बताऊंगा, क्योंकि आप फिर अगर सारा चीजें पढ़ाई जाने लगे यहां पर तो फिर तो उसको ये आंसर राइटिंग का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो 24 का, ये पहला क्वेश्चन है भी, इसका नंबर भी फर्स्ट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का, जो कि आया था 2024 में। क्या है क्वेश्चन? भारत में सुधारों के उपरांत मैं सारे कीवर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं और तरीका सिखा रहा हूं कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, है ना। तो भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रकृति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। ठीक है। अब क्वेश्चंस को तुरंत विद इन मिनट 30 सेकेंड में हमें इसको फॉर्मेट कर लेना होगा। 150 वर्ड्स है, 10 मार्क्स है। 3-4 चीजें की गई हैं सुधारों के उपरांत। जैसे पेपर दिखाए, कौन सा पेपर 3, आपको पेपर 3 हाथ में मिला हुआ है तो आपको पहले ही पता होगा कि भाई ये तो पॉलिटिकल सुधार नहीं होगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं होगा, राजनीतिक सुधार नहीं होगा, ये कोई पर्यावरणीय सुधार नहीं होगा, ये तो आर्थिक ही होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत 1991 आ जाएगा, क्योंकि 1991 में ही हमने एलपीजी लागू किया था और वही हमारा आर्थिक सुधार कहा जाता है। पहला कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड कह रहा है सामाजिक सेवाओं। सामाजिक सेवाओं का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, मतलब पोषण वगैरह, इन सब पर जो पीडीएस वगैरह, जन वितरण प्रणाली वगैरह है, आवास, इन सब पर खर्च करना, इन सब पर खर्च करना। सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार का व्यय, सरकार जो खर्चा करती है। सार्वजनिक प्राप्तियां भी होती हैं, सार्वजनिक व्यय भी होते हैं। तो सरकार के व्यय की बात की गई है। तो पहले पार्ट को मैं डिकोड करूं, पहले पार्ट को डिकोड करूं तो एक लाइन का मतलब हुआ कि उदारीकरण के बाद 1991 के बाद भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कुपोषण आदि की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार का जो व्यय था उसकी प्रकृति क्या रही, उसकी प्रवृत्ति क्या रही। पहला पार्ट हो गया। अब आपको दिखाना होगा इसमें क्या क्या हुआ है। सरकार ने खर्चे बढ़ाए हैं, खर्चे कम किए हैं। अब यहां बिना डेटा के सत्यापित नहीं होगा। ये डेटा कहां मिलते हैं? तो 24 में जो एग्जाम दिए होंगे वो 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे और इकोनॉमिक सर्वे से सारे डेटा मिल जाते हैं। इसी संदर्भ में इकोनॉमिक सर्वे और बजट को पढ़ा जाता है, क्योंकि वो दिखाता है, कई तुलनात्मक अध्ययन करता है और बताता है कि कहां कहां से आपके कितने कितने व्यय बढ़े हैं और कितने कितने व्यय कम हुए हैं। ठीक है ना। तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा परीक्षण करना है, यानी बताना है, एग्जामिन करना है। अब क्या कह रहा है कि किस सीमा तक, किस लिमिट तक समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। यानी ये जो सरकार ने व्यय बढ़ाया है, क्या ये समावेशी समृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है? आपको सत्यापित करना है। तो ये बताऊंगा मैं भी। तो ये सारे कीवर्ड जो हैं आपके क्वेश्चंस में होने चाहिए, कहीं से भी इसमें। अब बहुत ज्यादा डेटा वगैरह बता करके आपका मैं समय नहीं लूंगा, क्योंकि प्रश्न आ चुका है। लेकिन फॉर्मेटिंग अब कैसे करें? अब आते हैं फॉर्मेटिंग पेज के। तो सबसे पहले हमने अपने दिमाग में ही जब प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस 1 की बात मैं कर रहा हूं, हम कीवर्ड्स पहले अपने दिमाग में कीवर्ड्स ये रख लिया।
उसके बाद अप्रोच की जब बात आएंगे, जब हम हिंदी में लिख रहा हूं मैं, दृष्टिकोण। एक और होता है प्रश्न की मांग। प्रश्न की डिमांड क्या है, मांग क्या है। इसीलिए प्रैक्टिस जब घर पे करेंगे ना, तो आगे आपको प्रश्न की डिमांड के इतनी क्वेश्चन कर लिए होंगे, कीवर्ड के इतना समझ चुके होंगे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको दिक्कत ना होगी। तो दृष्टिकोण क्या होता है, इसका दृष्टिकोण में 3 चीजें बताया मैंने। अप्रोच में आपको 3 चीजों पर फोकस करना होता है, परिचय पर, मुख्य भाग पर, और आपके, बार बार मैं कह रहा हूं, निष्कर्ष या आगे की राह पर। ये 3 चीजें हर जगह आएगी। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले परिचय वाले भाग पर। प्रश्न की मांग मैंने समझाया वहां पर कि प्रश्न की मांग क्या है, क्या आपसे अपेक्षा की गई है। ध्यान रखिए, परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष लिखा नहीं जाता है। हेडिंग के तौर पे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की हम। तो परिचय वाले पार्ट में, चूंकि क्वेश्चन कितने शब्द का है, मात्र और मात्र 150 वर्ड्स का है, नंबर 10 है, मतलब मार्क्स 10 है, और टाइम 7-8 मिनट है। तो ध्यान रखें कि पहले क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि बहुत समय आपका लग जाए। तो परिचय वाले पार्ट पे आप 10-15 शब्द से ज्यादा इसमें खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के यहां पर 2 भाग हैं। प्रश्न के 2 भाग हैं, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में प्रश्न का जो पहला भाग है और जो दूसरा भाग है, ये दोनों लगभग बराबर हैं, दोनों का महत्व लगभग बराबर है। लेकिन फिर भी जो सेकंड पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो डेटा वाला पार्ट है, आंकड़े वाले पार्ट है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कह रहा है कि सरकार जो व्यय बढ़ा कर रही है, इससे क्या भारत में जो समावेशी समृद्धि है, इसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा आपसे, है ना। तो आप जब परिचय वाले भाग में आएंगे तो एक वाक्य लिख सकते हैं यहां पर 10-15 शब्दों में कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया देश में कब अपनाई गई। 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अपनाई गई। और जिसमें, क्योंकि ये क्यों लिखना है, 19 उदारीकरण की प्रक्रिया, 1991 एलपीजी और सार्वजनिक व्यय, इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इतनी बात आप अगर लिख देते हैं अपने एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट को आर्थिक सुधार भी पता है कब हुआ था, और ये भी पता है कि ये इसमें परिवर्तन भी हुआ था, क्योंकि आईएमएफ ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1991 में सरकार को जो ऋण दिया था, सरकार को जो लोन दिया था, वो इन शर्तों पे दिया था कि आप अपने खर्चे को कम करेंगे, खासकर आर्थिक गतिविधियों में आप अपने खर्चे को कम करेंगे। ये कहा गया था, ये सब वहां नहीं पढ़ा पाऊंगा यहां पर। तो ये आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि 1991 में ये हुआ था, एलपीजी उदारीकरण हुआ था, निजीकरण हुआ था, वैश्वीकरण हुआ था, और उसमें सरकार के सार्वजनिक व्यय में कई सारे परिवर्तन हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट आ गया, जो मुख्य में क्या परिवर्तन हुआ है, आपके जो सार्वजनिक व्यय में क्या परिवर्तन हुआ। तो मुख्य भाग में कई सारे आपके पार्ट आएंगे। मुख्य भाग में सिर्फ एक ही पार्ट नहीं आएगा, परिचय में एक ही पार्ट आ गया। मुख्य भाग में आपका पहला पार्ट आएगा कि आपको कीवर्ड में बोला, कीवर्ड आपको लिखने पड़ेंगे कि सार्वजनिक व्यय, क्या लिखा है यहां पे, प्रकृति एवं स्वरूप, सार्वजनिक व्यय के प्रकृति एवं प्रवृत्ति, दो लिखा है। स्वरूप लिखा है मतलब प्रकृति का स्वरूप मतलब होता है, और प्रवृत्ति, प्रकृति एवं प्रवृत्ति में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं, में निम्नलिखित परिवर्तन। सीधे कहीं कुछ जानने की
कहीं कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्ड आपके होने चाहिए, ध्यान रखें। अगर ये वर्ड नहीं होंगे, ये वर्ड अगर नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, मार्क्स नहीं देगा। ये वर्ड आपके होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब जब परिवर्तन की बात करते हैं हम लोग, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ। अब यहां पर ये पूरा डेटा वाला क्वेश्चन है यहां पर। अब यहां पर आपको पॉइंट वाइज लिखने पड़ेगा कि सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय शॉर्ट में लिख रहा हूं, 1990 91 में क्या था और आज 2023-24 में क्या है, या उस समय 22-23 में हो सकते हैं, जो डेटा आपके पास है जीडीपी के परसेंटेज में और कुछ अब कुल अमाउंट में। अब मुझे तो पता है लेकिन वो लिखने का भी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। तो उस समय लगभग जीडीपी का 6% था और इस समय लगभग जीडीपी का 7.8% हो गया, यानी परिवर्तन हुआ। कई लाख करोड़ रुपए खर्चा आज हो रहा, उस समय करीब, उस समय 1 लाख करोड़ रुपए 2 लाख रुपए खर्चा था, आज 22-23 लाख करोड़ रुपए खर्चा सार्वजनिक सेवाओं पर हो रहा है। सार्वजनिक सेवाओं पर, किस पर? सार्वजनिक सेवाओं की बात कर रहा हूं, पूरे बजट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे आपके सरकार के व्यय की बात नहीं कर रहा हूं। सार्वजनिक सेवाओं पर कितना व्यय हो रहा है ये आपको डेटा से करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि सामाजिक सेवाओं पर, तो सेवाओं में अब आपका शिक्षा आएगा, अब आपका स्वास्थ्य आएगा, अब आपका आवास आएगा। ये सब चीजें पर आपको दिखाना एग्जामिनर को कि कितना परसेंटेज में खर्चा हो रहा है, और योजना स्कीम्स, परसेंटेज में क्या खर्चा हो रहा है और योजना। तमाम तरह की योजनाएं हैं, तमाम तरह की योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आवास के लिए, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर। अच्छा, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा, जो रोजगार वगैरह मनरेगा आया है, ये सब उसके बाद की योजनाएं हैं। चाहे मनरेगा हो, चाहे पेंशन, अटल पेंशन योजना आई हो। कौशल विकास की सरकार काम किया है, कौशल विकास, कौशल विकास, है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपके कि सामाजिक सेवाओं में व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए, तो आपको बताना है कि उस समय इस पे इतना व्यय था, आज इस पे इतना व्यय है। लेकिन उतने डेटा आप याद नहीं कर पाएंगे, तो जितना मैक्सिमम डेटा आपसे हो सके, या योजनाओं का नाम हो सके, योजनाओं का नाम तो याद है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां आप डाल सकते हैं। और ये हमेशा मान के चलें, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक सेवाओं में स्कूल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारभूत संरचना कई प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक भी होते हैं, एक आर्थिक भी होते हैं। तो सामाजिक वाली जो है, सड़कों को बेसिकली, रेलवों को बेसिकली, हम लोग बंदरगाहों को बेसिकली सामाजिक सेवा की आधारभूत संरचना नहीं कहते हैं। वो आर्थिक, बैंक जो है वो भी है, टेलीकम्युनिकेशन भी है, ये सब हमारे आधारभूत संरचना है। लेकिन सिर्फ आधारभूत संरचना लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षा वाले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, ये आवास, ये आधारभूत संरचना कई प्रकार के होते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा पवन थोड़ा सा अति उत्साह में हम लोग बहुत ज्यादा चीज लिखना चाहते हैं। हमेशा एग्जामिनर को ऐसा क्वेश्चन बोलते रहोगे ना तो मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा आप लोगों को। हमेशा एग्जामिनर को मत बताओ कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे सब कुछ आता है। नहीं चाहिए सब कुछ, उसको टू द पॉइंट चाहिए। ये आता है जो पूछा गया है, अब तुम्हारा नाम क्या है, किससे पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो सीधे बता दो मेरा नाम क्या है। ये मत बताओ कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मंगल इस ग्रह में, घर में था, शनि की दशा थी, राहु वहां था, केतु वहां था, इसलिए पंडित जी ने कहा कि मेरा नाम प से हो, तो पापा ने कहा पंकज हो। फिर हमारी मम्मी ने कहा कि नहीं, पंकज मेरे, इसका लड़का है, बड़ा शैतान है, तो उसका नाम पंकज नहीं, फिर मेरा नाम प्रसून रखा गया,
है ना। तो ऐसी बिल्कुल नहीं, कई बार अति उत्साह में हम बहुत चीज लिखेंगे, ऐसे चीज लिखते रहो आप लोग। तो आधारभूत संरचना यहां पर भी आ गया, शिक्षा स्वास्थ्य, ये अलग से लिखेंगे आधारभूत संरचना तो आर्थिक सेवा भी हो जाएगा, और एग्जामिनर कहेगा कि छात्र जो है ये ज्यादा अति उत्साह में बातें कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो पहले पार्ट, अब ध्यान रखें इस पे कितना शब्द खर्च करेंगे, क्योंकि अब एक पार्ट आपके पास और है, समावेशी समृद्धि वाला पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि शब्द भी आपके 10-15 शब्द खर्च हो गए। तो यहां पर मैक्सिमम जो है आप 30-40 वर्ड्स या बहुत जाएंगे तो 50 वर्ड्स तक जा सकते हैं। यहां पर आप 50 वर्ड्स तक जा सकते हैं, क्योंकि आपको फिर अगला लिखना है कि ये जो चीजें हैं ये क्या है कि समावेशी समृद्धि के लिए आपके कितने जरूरी हैं। इससे क्या समावेशी, क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि समावेशी समृद्धि के उद्देश्य प्राप्त करने के अनुरूप हैं, तो आपको दोनों लिखना है कि हाँ, इनके द्वारा जो सरकार ने सामाजिक सेवाओं पे खर्चे को बढ़ाया है, उसके द्वारा निश्चित तौर पर समावेशी समृद्धि जो है वो उसको प्राप्त करने की सहायक है, लेकिन साथ साथ उसमें कुछ कमियों को भी, चुनौतियों को भी दर्शाना है। तो हेडिंग क्या होगा मेरा, मुख्य भाग का पहला पार्ट हो गया, ये मुख्य भाग का पहला पार्ट हो गया। अब मुख्य भाग का दूसरा पार्ट कि सार्वजनिक सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि समावेशी समृद्धि को प्राप्त करने में या लक्ष्य को प्राप्त करने में, अब यही सब हो जाता है ज्यादा शब्द के, प्राप्त करने में निम्न रूपों में सहायक है। अब अपने आप में 15-20 शब्द हो गया। ये बड़ी हमें चिंता होती है शब्दों को खर्च करने में, सहायक है कैसे, अब दिखा दो, कुछ डेटा आपके पास है। तो गरीबी कम हुई है, अब आंकड़ा दिखाओ। अभी विश्व बैंक का, नीति आयोग का, सबके आंकड़े आते हैं, गरीबी कम हुई है। ठीक है, उसके बाद कुपोषण कम हुआ है, आप ये सत्यापित कर रहे हैं। उसके बाद साक्षरता दर बढ़ी है, आप 1991 की साक्षरता दर से बता सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, चाहे मातृत्व मृत्यु दर हो, ये सब कम हुआ है। एनीमिया कम हुआ है आपका। ये सब आपके क्या है, ये दिखा रहे हैं कि सार्वजनिक सेवाओं के, सामाजिक सेवाओं पर किए गए व्यय के चलते आपके यहां क्या क्या कौशल विकास हुआ है, बहुत ज्यादा। कौशल विकास में वृद्धि, जो चीजें आप यहां लिख रहे हैं, मनरेगा के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, अटल पेंशन योजना के चलते। तो आप लिखेंगे कितना, सवाल ये भी है ना। तो उनको शब्दों में, वाक्यों में ना लिखें, आप डायग्राम बना के दे सकते हैं कि गरीबी कम, कुपोषण में कमी, साक्षरता दर में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, मतलब कमी, सॉरी, मातृत्व मृत्यु दर में कमी, एनीमिया कम, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, आपके कौशल विकास हुए हैं। ये दिखाते हैं कि समावेशी समृद्धि होने के राह में हम लोग बढ़ रहे हैं। अब ये मत कहना कि यहां पर समावेशी समृद्धि की परिभाषा लिख दो, उसके उद्देश्य क्या क्या हो लिख दो, कोई जरूरत ही नहीं है, शब्द आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन साथ के साथ आपको यह भी देखना है, आपको मैं इसी पेज पे कर रहा हूं, साथ के साथ ये भी देखना है आपको कि अभी बाधाएं हैं। यानी यहां पर थर्ड पार्ट जो होगा मुख्य भाग का समावेशी, ये आप इसको भी आप 30-40 वर्ड्स में ला सकते हैं कि समावेशी समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौतियां, हमेशा चुनौतियां लिखो। तो गरीबी, अब इसी को जो लिखे हो ना उसी को डाल सकते हो। गरीबी कम हुई है लेकिन अभी बहुत ज्यादा स्तर पे गरीबी है। शिक्षा साक्षरता में अब समस्या है कि साक्षरता दर वृद्धि हुई है लेकिन महिला और पुरुषों के बीच में गैप है। ठीक है, अभी भी साक्षरता में ग्रामीण और शहरी में अंतर है।
यानी जो चीजें वृद्धि हुई हैं, गरीबी तो है लेकिन अभी भी ग्रामीण और शहरी स्थिति अच्छी नहीं है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा है। साक्षरता बेहतर हुई है लेकिन अंतर जो है महिला और पुरुषों के बीच। अब सब आंकड़े मेरे पास हैं लेकिन क्लास नहीं ले रहा हूं कि सारे आंकड़े बताऊंगा, फिर एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा 1 घंटे। देखो 15 मिनट लग जाएंगे एक क्वेश्चन में कम से कम। उसके बाद जो साक्षरता में वो भी है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। तो आप क्या दिखा रहे हैं? आप दिखा रहे हैं कि हमने एक अच्छी प्रगति की है लेकिन अभी भी हमें कई सारी चीजें जो हैं, अभी भी गांव में स्कूलों की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति है ना, इन सब पे आप डाल सकते हैं कि ये चीजें अभी और बेहतर करने की आवश्यकता। कौशल विकास की स्थिति, इसे और बेहतर करने की आवश्यकता आपको हो सकती है। तो आपका ये भी आपका, इसमें थोड़ा कम शब्द दीजिए, अगर 25-30 या 20-25 शब्द भी अगर आ जाए कि लिखिए, और इसमें और बेहतर करने की, या मैक्सिमम 30 शब्दों तक शब्द देखते रहेंगे कि 15-20 शब्द हो गया, मिलाकर 60 शब्द के आसपास ये हो गया, फिर ये 30-40-100 शब्द हो गए, फिर 25-30 शब्द यहां दें और 20-25 शब्द आपके निष्कर्ष या आगे की राह में ध्यान रखें कि आपको ज्यादा पढ़ लेंगे आप लोगों का स्क्रीनशॉट। हाँ, तो चूंकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन था, तो आगे की राह में या निष्कर्ष लिखना नहीं होता, मैं बार बार कहूंगा। इसमें आपको 3-4 चीजें इसमें ध्यान रखना होता है हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। सुनते रहो मेरी बातों को, हमेशा ध्यान रहो कि एंड जो है वो हैप्पीली हो, एंड जो है कुछ सुझावों के साथ हो। कोई भी एंड जो है चिंता के साथ नहीं होती है, इसलिए एंड कभी किसी क्वेश्चन का करो ना तो वो कुछ हैप्पीली करो। इसमें आपको 2-3 चीजें जाननी होती है कि सरकार ने बहुत अथक प्रयास किया है और हमारे बहुत सारी, अब इसमें अस्पतालों में कौशल विकास हो रहा है। कौशल विकास में आप डाल सकते हो, अभी भी श्रमिक ज्यादा अनौपचारिक क्षेत्र में है। हाँ, असंगठित क्षेत्र बहुत ज्यादा है, असंगठित क्षेत्र की बात डाल सकते हो, जिनको विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जिनको विभिन्न प्रकार की श्रमिकों की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो ये सब चीजें डाल करके कर सकते हो। तो आगे की राह में आपको कुछ प्रयास दिखाना होता है। प्रयास क्या किए गए हैं, कुछ चिंताएं दिखानी होती हैं और फिर कुछ सुझाव दिखा देना होता है। यही सरकार ने कोई योजना वगैरह शुरू की है उसके बारे में, लेकिन अभी अधूरा है, अभी बहुत कुछ करना है, ये आपको उल्लेख करना होता है। और साथ साथ आपको सुझाव दे करके अपने आंसर की सुझाव क्यों देना होता है कि आपकी नियुक्ति इसी पद के लिए हो रही है। आप जा रहे हैं अधिकारियों को सुझाव देने, आप जा रहे हैं वहां पर और कुछ करने नहीं जा रहे हैं, आप सुझाव देने जा रहे हैं। आपका काम ही सुझाव देना होगा। सारी नीतियां, सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम ये सब नेता नहीं बनाते हैं, नेता तो फाइनल अथॉरिटी होते हैं, आपको करना है। तो आपका आंसर जो है ना वो एंड करे सुझावों के साथ, क्योंकि आपकी नौकरी जो है इसी पद पे लगने वाली है जहां आपका काम ही होगा राजनीतिक कार्यपालिका को सुझाव देना। अस्थायी कार्यपालिका के रूप में आप जाएंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में आप जाएंगे। इसका काम ही है कि अपने देश में लोकतंत्र में ज्यादा अधिकार राजनीतिक कार्यपालिका को दिया गया है, तो राजनीतिक कार्यपालिका को सुझाव देना, उनको सलाह देना, वो माने या ना माने बात की बात है, लेकिन देने के लिए जा रहा है। तो इस तरीके से आप आंसर को फॉर्मेटिंग करेंगे ना तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा आसानी होगी। और ऐसे और एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आपने 50 सैकड़ों किया होगा, अभी कुछ और कर लें, कुछ समय बचा हुआ जो दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए तो आगे के वर्षों में एग्जाम देने के पहले उनको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आया था
ये आया था कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये था भी क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, अच्छा कुछ ज्यादा अगर चीजें डाउट कुछ हो, कुछ पॉइंट्स वगैरह, क्योंकि मैं इसमें बहुत आंकड़े वगैरह नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर सारे आंकड़े मेरे पास, उसमें फिर उलझ जाएंगे हम लोग और हमारा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, है ना। इसलिए आंकड़े नहीं दे रहा हूं मैं, क्लास में आंकड़े में देता हूं उतना। भारत में लगातार, अब यहां पे आ जाइए, आपके जो कीवर्ड है, भारत में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति। ध्यान रखें, अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करेंगे कि मुद्रास्फीति की बात ज्यादा लिखेंगे। आपको हमेशा खाद्य मुद्रास्फीति की बात की गई है, फूड इन्फ्लेशन की बात की गई है। आप मुद्रास्फीति लिख के आ जाएंगे, एग्जामिनर सर्च करेगा आपका आंसर में, खाद्य मुद्रास्फीति कहां लिखा है भाई, ये समझो मुद्रास्फीति वही होता, अरे वही नहीं होता है भाई। मुद्रास्फीति कई प्रकार के होते हैं, कपड़े का भी होता है, जूते चप्पल का भी होता है, मकानों का भी होता है, जमीनों का भी होता है, पेट्रोलियम का भी होता है, और खाद्य पदार्थों का भी होता है। और समस्या तो खाद्य पदार्थों से ही है। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति देश के लिए समस्या बनी हुई है, लगातार सरकारें गिर जाती हैं अपने यहां, तो ठीक है ना, सरकारें गिर जाती हैं अपने यहां। इसलिए खाद्य मुद्रास्फीति पे ध्यान देना है कि क्या कारण है, बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करें। प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, इंग्लिश वाला मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आंकड़े तो हैं सर, बस 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 बस, हाँ आंकड़े आप रखिए, आंकड़े वगैरह। और इस क्वेश्चन में क्या डूज है, क्या डोंट्स है, ध्यान रखिए। मेरे इस क्लास का उद्देश्य रहता है डूज एंड डोंट्स। हो सकता है कुछ ऐसे डोंट मैं कहूं कि मत करना, कोई टीचर कहा होगा करना, हो सकता है कहीं अपने वीडियो देखा होगा कहा होगा करना, कुछ वो कहा होगा मत करना, मैं कहूंगा करो। तो ऐसा होगा, ऐसा होता रहता है। इसका एक ही उपाय है कि एक जो साल यूपीएससी के लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं 2,500-3 हजार, उस सर मेरे से नहीं पढ़ते हैं, वो सब उस सर से नहीं पढ़ते हैं, वो सब कहीं कहीं से पढ़ के आते हैं, और सबका उत्तर अलग अलग होता है, ध्यान को रखो। यानी कहीं जाने के रास्ते अनेक होते हैं, कुछ दूर के होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ शॉर्टकट होते हैं, कठिन होते हैं। आपको भी वैसे ही लेकर चलना है, ये नहीं कि उन्होंने ये कहा था उसी कॉन्ट्रडिक्शन में मत चलो, अपने विवेक का भी इस्तेमाल थोड़ा सा करो। तो क्वेश्चन समझ गया, टिप्पणी करना है इसमें। भारत में फूड इन्फ्लेशन का क्या कारण है, क्या कारण रहा है, और फूड इन्फ्लेशन को, खाद्य मुद्रास्फीति को दूर करने में, आरबीआई नियंत्रित करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता, ये शब्द है प्रभावशीलता, यानी इफेक्टिव है कि नहीं है, ये आते हैं। अब इस क्वेश्चन की जो की वर्ड्स हैं वो तो आप जान गए, मुद्रास्फीति, कीवर्ड्स क्या है, किसी किसी क्वेश्चन में लिखूंगा ताकि हर जगह आपका थोड़ा क्लैरिटी बढ़ता रहे। किसी क्वेश्चन में एक तरीका, किसी क्वेश्चन में सेकेंड तरीका, ये सब बोलता रहूंगा मैं। मुद्रास्फीति, खाद्य, ध्यान रखेंगे, ठीक है, और इसका कारण पूछा है, और फिर आपका आरबीआई की मौद्रिक नीति पूछा है, और फिर इसको नियंत्रण करने के लिए इसकी प्रभावशीलता पूछा है, किसकी, मौद्रिक नीति के द्वारा कि हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं। ये दिमाग में 3-4 कीवर्ड हमारे होने चाहिए जब हम आंसर की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो अब बात आता है इसके फॉर्मेटिंग की। तो सबसे पहले मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, क्वेश्चन की मांग समझ गए हैं आप। अब परिचय में आते हैं। अब परिचय में 2 टाइप के छात्र होंगे। एक पूरा परिचय में ही अपना ज्ञान जो है वो देने की कोशिश कर देगा, वो पूरा मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है,
मुद्रास्फीति कैसे मापन किया जाता है। 150 शब्दों का है। अगर आप मुद्रास्फीति की परिभाषा लिखने चलोगे तो कई प्रकार के आपकी समस्याएं आएंगी, क्योंकि शब्द सीमा आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए मुद्रास्फीति की परिभाषा न लिखें, लेकिन यहां पर खाद्य मुद्रास्फीति क्या कहलाती है, तो खाद्य वस्तुओं में, अब लिख सकते हैं एक 10 लाइन का, खाद्य वस्तुओं में निरंतर वृद्धि खाद्य मुद्रास्फीति कहलाती है, जो भारत में निरंतर उच्च रही है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसको और थोड़ा संक्षेप करके, ये 25 शब्दों करीब है मेरा, लेकिन आप 15-20 शब्दों में खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में अगर लिख देंगे 10-15 शब्दों में, तो और उच्च रही है भारत में, ये अगर आपने चर्चा कर दिया इसमें इसी शब्दों में, तो क्या होता है। देखो, कोई भी मूवी जो है ना, कोई भी फिल्म जो है, वो दो चीजें होती है, कास्टिंग होती है और एक लास्ट में एंडिंग होती है। तो आपके आंसर में भी कुछ चीजें स्टार्टिंग में थोड़ा कास्टिंग होता है। परिचय क्या है, परिचय में अगर 250 शब्दों का क्वेश्चन जब आएगा ना, वहां परिचय में थोड़ी लिबर्टी होती है, वहां थोड़ा विस्तार से हम परिचय दे सकते हैं। लेकिन 150 शब्द, और एग्जामिनर देखना चाहता है कि क्या बच्चा 150 वर्ड्स में मैक्सिमम ज्ञान दे सकता है, मैक्सिमम बातें हमें समझा सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये ध्यान देना है। तो परिचय दे देंगे। परिचय में अगर ज्यादा बातें करेंगे तो आपके पास फिर मुख्य भाग में आपके पास शब्द सीमा नहीं बचेगा। इसलिए परिचय में खाद्य मुद्रास्फीति क्या है और भारत में उच्च रही है, इससे बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। फिर आता है मुख्य भाग। मुख्य भाग में सीधे आइए, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण, भारत की बात कर रहे हैं, के कारण हमेशा ध्यान रखें कि शब्द जो है खाद्य मुद्रास्फीति है। आप चाहें तो जब लिखे हैं तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। अच्छा, बाइलिंगुअल, ठीक है। वैसे मुझे तो हिंदी मीडियम कहा गया, लेकिन मैं बाइलिंगुअल तो लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर बाइलिंगुअल आप लोग हैं तो। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में लिखा था, और जो प्रभावशीलता वगैरह मैंने बोला, इफेक्टिवनेस वगैरह, इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल का इस्तेमाल कर लूं, ठीक है। तो ये जो फूड इन्फ्लेशन की मैंने बोल दिया था, फूड इन्फ्लेशन एक आध जगह बोल दूंगा सब वर्ड में। तो इसके कारण क्या रहे हैं, रीजंस क्या रहे हैं, कौन कौन रीजन रहे हैं। तो निश्चित तौर पे खाद्य मुद्रास्फीति है, फूड इन्फ्लेशन है। तो क्या होगा कि मौसम जो है, मौसम पर निर्भरता, मौसम, ये पॉइंट आपके पास आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा क्लाइमेट पे डिपेंडेंट हैं। गैम्बल ऑफ मॉनसून कहा जाता है भारतीय कृषि, मॉनसून का जुआ कहा जाता है। कई बार असमय हवाओं में, विंड में परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, कई पछुआ कई पूर्वा ऐसा बहने लगते हैं। इनके चलते भी हमारे देश में उत्पादन कम होता है। हमेशा ध्यान रखें इन्फ्लेशन के लिए, मुद्रास्फीति के लिए दो बातें, कि सप्लाई जब भी कम होगा, यानी आपूर्ति जब भी कम होगा, तो क्या होगा, दो चीजों से इन्फ्लेशन होता है। डिमांड अधिक हो, मांग अधिक हो, या सप्लाई कम हो। तो यहां पे सप्लाई या आपूर्ति कम हो जाती है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, सब जानते हैं। तो अगर जो है हमारे यहाँ मौसम की मार पड़ती है, मौसम में कोई दिक्कतें आती है, मौसम संबंधी समस्या आती है, तो आपकी क्या होगी, निश्चित तौर पर आपके यहाँ खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी। एक होता है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन, यानी यहां से वहां पहुंचाना। कई बार इंडिया में देखते हो ट्रकों की हड़ताल हो जाती है, कई बार देखते हो कि अपने यहाँ स्टोरेज की कमी है, भंडारण की कमी है। अब एग्रीकल्चर तो होता है एक मौसम में है ना भाई, गेहूं होता है, चावल होता है, धान होता है, वो किसी स्पेशल मौसम में होता है, उसको रख नहीं पाते हैं।
तो स्टोरिंग की प्रॉब्लम है ना, खासकर जो फूड इन्फ्लेशन वगैरह में सब्जियां और फल वगैरह आती हैं तो कोल्ड स्टोरेज बहुत कम है, शीत भंडारगृह बहुत कम है। अच्छा, परिवहन लागत बहुत ज्यादा है अपने यहाँ, गांव से शहरों में अगर अनाज भेजना हो गांव से शहरों में, हाँ उसी में आ जाएगा पूरा, ये इसी में आपका लैक ऑफ इंफ्रा आ जाएगा, इसी में आपका परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, भंडारण में आपके दोनों आ जाएंगे, शीत मतलब कोल्ड स्टोरेज, ठीक है ना, ट्रकों की हड़ताल, स्ट्राइक, है ना, ये सब कारण के चलते क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती है, बर्बाद होगा तो कीमत बढ़ेगी, और अगर लागत लगी गई तो ज्यादा कीमत बढ़ेगी। तो ये एक समस्या है। इसके साथ साथ कारण की बात हम कर रहे हैं, उत्पादन लागत में वृद्धि, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, मजदूरी बढ़ गया तो निश्चित तौर पर मजदूरी बढ़ गया श्रमिकों की तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि किसान को, फार्मर्स को लगेगा ज्यादा कॉस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ईंधन, डीजल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो उसमें आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, ठीक है, ये सब कारण है। और साथ साथ एमएसपी भी एक कारण है। देखो एमएसपी, ध्यान सुनते हैं ना, थोड़ा समय कम है इसलिए बहुत ज्यादा रुक रुक नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा फास्टली चल रहा हूं, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए, दोबारा रिकॉर्डिंग देख भी लेंगे। एमएसपी जो है दोनों जगह आएगा, बाजार में मूल्य को, मार्केट में प्राइसेस को रोकने में भी एमएसपी की भूमिका है, बाजार में प्राइस स्टेबलाइजेशन में, मूल्य स्थिरीकरण में इसकी भूमिका है, और साथ साथ इसकी भूमिका इन्फ्लेशन बढ़ाने में भी है, मुद्रास्फीति बढ़ाने में। क्यों भाई, कैसे भाई, तो यहां पे हम बढ़ाने की बात करें तो एमएसपी कुछ खास अनाजों का, उत्पादों का दिया जाता है, एमएसपी पढ़ा जाता है सब कुछ, गेहूं का, चावल का 22 मेन है और टोटल 24 है। एमएसपी फल सब्जियों पे नहीं है, और लोगों की फल सब्जियों की मांग आज बढ़ गई है, लोग फल सब्जियों ज्यादा खाते हैं, और फल सब्जियों का उत्पादन कम हो रहा है कि किसान जो है ज्यादा गेहूं, चावल, दालें, चूंकि उस पर एमएसपी है, उसको निश्चित कीमत की आश्वासन होता है कि सरकार इस पे खरीद लेगी या बाजार में बिक जाएगा, क्योंकि एमएसपी की जो टाइम कीमत होती है उसी अकॉर्डिंगली बाजार में भी कीमत होती है। तो इसलिए एमएसपी के चलते भी कई बार अनाजों की, कई बार खाद्यान्नों की कीमतें जो है बढ़ जाती है, खासकर फल और सब्जियों की, क्योंकि एमएसपी के चलते किसान ज्यादा अनाजों का, जो 24 फसलें हैं, 22 मेन है, 2 और है, वो उगाते हैं, बल्कि फल सब्जियां कम उगाते हैं और फल सब्जियों की मांग बढ़ गई है, एक कारण होता है। और खासकर कुछ चीजों के लिए हम लोग वैश्विक बाजार पर निर्भरता भी हो जाता है, या वैश्विक बाजार में परिवर्तन हो गया कुछ, अगर वैश्विक बाजार में चीजें अगर बढ़ गई तो उसके चलते हुए, जैसे खाद्य तेलों का आप देखते हैं कई बार मालदीव के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ बहुत लोग पाम ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, अगर वहां पे कीमतें बढ़ी तो यहाँ पे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और तेल की, कौन तेल, खाद्यान्न तेल, खाद्य तेल, पेट्रोल डीजल नहीं, वो भी करता है। पेट्रोल डीजल का अगर अमेरिका में और गल्फ में, खाड़ी देशों में कीमतें बढ़ गई तो उसका असर हमारे यहाँ भी पेट्रोल डीजल में बढ़ेगा, और पेट्रोल डीजल अगर कीमत बढ़ गया तो कृषि लागत बढ़ जाएगा, है ना, तो सब लिंकअप है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कारण क्या है, यानी खाद्य मुद्रास्फीति क्यों, कारण क्या है। अब आता है मुख्य भाग का पहला पार्ट था ये, अब आता है मुख्य भाग का सेकंड पार्ट। मुख्य भाग का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कि क्या आरबीआई की मौद्रिक नीति इस मुद्रास्फीति को, इस प्रकार की, ध्यान देना, सिंपल मुद्रास्फीति नहीं है, खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या प्रभावी है, क्या इफेक्टिव है। तो यहां पे वही लिखा हुआ कि कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। तो आपको दिमाग में रखना है, अब यहीं पे देखो कुछ चीजें बता दूं पहले, हमेशा ध्यान रखो इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो कई टाइप के हैं। जो अन्य वस्तुओं की इन्फ्लेशन है
उनको रोकने में मुद्रा आपूर्ति के द्वारा आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, चाहे वो रेपो रेट है, चाहे वो बैंक रेट है, चाहे वो आपका सीआरआर है, एसएलआर है, बहुत सारी चीजें टूल्स आपने पढ़ा होगा, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव और गुणात्मक क्वालिटेटिव टूल्स वगैरह। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है, अब यहां ध्यान दो, उसको ऐसे मिटा दूंगा मैं, कि जो मुद्रास्फीति से प्रकार पढ़ते हो ना मुद्रास्फीति की, तो इसमें दो बातें होती है। एक होती है मांग जनित, डिमांड पुल, और एक होता है लागत जनित, कॉस्ट पुश। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आए हैं, ये डिमांड पुल है, ये कॉस्ट पुश है। आरबीआई जो है वो सिर्फ डिमांड पुल को ही कंट्रोल कर सकती है। लागत जनित को कंट्रोल करने का जो क्षमता है, जो इफेक्टिवनेस है, जो प्रभावशीलता है, वो आरबीआई के पास नहीं है। क्योंकि लागत जनित में, कॉस्ट पुश में आपूर्ति के कारण होता है, आपूर्ति के कारण होता है। आपूर्ति में कमी हो गई तो महंगाई बढ़ गई। सरकार की अप्रत्यक्ष कर के कारण होता है, जीएसटी बढ़ गया तो आपकी महंगाई बढ़ गई, वस्तु महंगी हो गई। तो हमेशा एक लाइन ध्यान रखना है कि आरबीआई के पास जो कंट्रोलिंग पावर इन्फ्लेशन का, वो सिर्फ डिमांड पुल को है, वो कॉस्ट पुश को नहीं कर पाती है। कॉस्ट पुश आपूर्ति के कारण, लागतों में वृद्धि के कारण होती है, और मांग जो होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी आपने पढ़ा होगा, वो मांग को होती है कि बैंक रेट कम कर दिया, रेपो कम कर दिया, तो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आरबीआई सीधे तौर पर, चूंकि ये जो खाद्य मुद्रास्फीति है, ये बेसिकली मांग जनित नहीं होती। इंडिया में जो लिखवाया आपने, ये क्या है, सब सप्लाई है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके लागत जनित है, कॉस्ट पुश है। तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई बेसिकली कॉस्ट पुश को कंट्रोल करने में पॉसिबल नहीं होती है, सक्षम नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्टली आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकती है। क्या बोला मैं, समझ में आपकी बातों, कि आरबीआई कॉस्ट पुश को डायरेक्टली नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी जो उसकी डिमांड पुल वाली, मांग जनित वाली है, वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आरबीआई उसको कंट्रोल कर सकती है। तो लिखेंगे खाद्य मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता है ना। और यहां पे आप पॉइंट आ जाएंगे और उसमें लिखेंगे कि आरबीआई सामान्यतया मांग जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर पाती है, खाद्य मुद्रास्फीति लागत जनित होती है, इसलिए आरबीआई इसको करने में उतनी समर्थ नहीं होती है। लेकिन मांग मुद्रा जनित के रेपो दर बढ़ाया जाता है, जो बाकी दर बढ़ाए जाते हैं, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं आरबीआई इनको क्या कर सकती है, नियंत्रित इनडायरेक्टली करती है। लेकिन प्रभावशीलता आपका थोड़ा सा इसमें आप 60-40 या 70-30 लेके चलेंगे कि खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में आरबीआई की भूमिका कम होती है और अन्य कारकों की भूमिका होती है, इसीलिए आरबीआई इसमें उतना नियंत्रण करने में सक्षम नहीं होती है, यानी प्रभावशीलता कम है। प्रत्यक्ष रूप से आरबीआई की मौद्रिक नीति खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होती है। लेकिन अगर बाजार में रेपो दर बढ़ने से क्या होगा, ध्यान दो, इसको मिटा दूंगा मैं, रेपो दर अगर बढ़ गया तो क्या हो गया, इसका मतलब है ब्याज दर कम होगा और ब्याज दर बढ़ जाएगा, ब्याज दर बढ़ जाएगा तो निवेश कम होगा और साथ साथ क्या होगा, मांग भी कम होगा।
ब्याज दर बढ़ गया तो निवेश कम हो गया, और ब्याज दर बढ़ गया तो मांग कम हो गया। अब मुझे आप लोगों का डेप्थ नहीं पता, इसलिए बताना पड़ रहा है सब चीजें, कि ब्याज दर जब बढ़ेगा ना, तो ब्याज दर बढ़ने से बैंक अब व्यवसायियों को, बैंक लोगों को उच्च दर पर, उच्च रेट पर, हाई रेट पर, इंटरेस्ट पर उसको लोन देंगे। ठीक है, तो जब दो तरीके के लोग होते हैं, एक व्यवसायी होता है, निवेशक होता है, इन्वेस्टर होता है, कोई उपभोक्ता होता है। हमें लोन मिलता है मकान खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, एसी खरीदने के लिए, सब लोन देता है। तो जो हमको महंगे लोन मिलेंगे तो हम अपने मांग को कम कर देंगे, तो उससे मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को, निवेशकों को महंगे लोन मिलेंगे तो निवेश नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका रोजगार कम हो जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा तो आय कम हो जाएगी, और आय कम हो जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, और मांग कम हो जाएगी तो निश्चित तौर पर क्या होगा, आपके यहां मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें आपको दिमाग रखना है। तो सीधे तौर पर, मेरे एक लाइन का कहने का मतलब था, सीधे तौर पर आरबीआई इसको नियंत्रित नहीं कर पाती, लेकिन इनडायरेक्टली आरबीआई इसको नियंत्रित करती है। ठीक है, तो अब इसमें लास्ट में अपना पॉइंट लिखने के बाद, आपका 1.5 शब्दों का है, बहुत नजदीक पहुंच गए होंगे आप लोग। अब इस सब लिखने के बाद आप जब आएंगे इसके थर्ड पार्ट पर, आप जब आएंगे इसके थर्ड पार्ट पर, तो आपको इसके निष्कर्ष पे जब आएंगे, या आगे की राह जो भी आप आएंगे, तो वहां पर इसमें आप बता दें, इसमें थोड़ा सा आप चिंता बता दें एग्जामिनर को और सब चीजों को, कि खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकारी नीतियां ज्यादा प्रभावी होती हैं। खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में थोड़ी सी आप यहाँ पे इस समस्या का उल्लेख कर दें, इस समस्या का उल्लेख कर दें, और फिर इसमें सरकार द्वारा भी कदम उठाए जाते हैं। सरकार आपूर्ति करती है, जब भी बाजार में कीमतें बढ़ती है ना, तो सरकार अपने बफर स्टॉक से आपूर्ति करती है, सरकार हस्तक्षेप करती है, सरकारें प्याज बेचती हैं, सरकारें टमाटर बेचती हैं, सब बातें ध्यान में होना चाहिए आपके। खाद्य मुद्रास्फीति की जगह सरकारें गिर जाती हैं, क्योंकि अपने देश में महंगाई बढ़ने के लिए लोग आरबीआई को और लोग इंद्र भगवान को दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जान लो कि मुद्रास्फीति बढ़ने का, महंगाई बढ़ने के लिए मुख्यतः दो लोग जिम्मेदार हैं, एक मॉनसून बारिश, इंद्र भगवान जिम्मेदार है, और एक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन लोग पुतला फूकते हैं प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, वित्त मंत्री का। तो इसलिए सरकार की भी एक सोच होती है। सरकार जब महंगाई बढ़ती है, तो दिल्ली सरकार ने कई बार प्याज बेचा है, दिल्ली में टमाटर पे, दिल्ली में सरकार गिर गई थी प्याज की कीमतें बढ़ने के चलते। तो महंगाई तो बड़ी खतरनाक होती है, और महंगाई का सीधा सीधा सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसलिए आप सरकार का जिक्र कर सकते हैं कि सरकार इसको रोकने के लिए समय समय पर कदम उठाती है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव वगैरह, क्या सुझाव होगा आपका, कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे अनाज का तो पीडीएस मिलता है, और भी सरकार जो आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे आपके आलू हो, चाहे प्याज हो, अब गोभी भिंडी वो सरकार नहीं बेच पाएगी, लेकिन कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे कि जब मुद्रास्फीति बढ़े तो सरकारी तंत्र उसको बाजार में आपूर्ति करे, जिससे कि उनकी कीमत कम हो जाए। ठीक है, तो ये एक टाइम आपका लग रहा है 15-20 मिनट, लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है कि हम क्या, और कुछ कंसेप्ट भी समझ रहे हैं, इसीलिए कंसेप्ट समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है, और आपको निश्चित तौर पर ये दिमाग में चीजों को लानी होगी। और एग्जाम के लिए ये चीजें आगे भी जब क्वेश्चंस आएंगे, तो आपका वर्ड्स में नहीं लिखा हूं, ये सब 150 वर्ड्स के हैं, 10-15 वर्ड्स के वो होते हैं, 30-40 वर्ड के हैं, 30-40-50 वर्ड्स के हो सकते हैं, और फिर 30 वर्ड्स के 25-30 वर्ड्स के हो जाएंगे, तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन शुरू के, बेसिकली ये 10 मार्क्स के हैं, 150 वर्ड्स के हैं, और बाकी के 4 क्वेश्चन
या 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 250 वर्ड्स के हैं। लैंड रिफॉर्म, बहुत क्वेश्चन आया है इससे, लगातार क्वेश्चन आया है इससे, 24 में, 23 में, 22 में, कई बार देखेंगे क्वेश्चन आया है, 21 में बहुत क्वेश्चन आए लैंड रिफॉर्म, जो कि 7 टॉपिक है आपके सिलेबस, 8 टॉपिक आपके लेक्चर प्लान का भी, सिलेबस का भी है। तो लैंड रिफॉर्म जो कि देश की एक बड़ी समस्या रही है, और लैंड रिफॉर्म के द्वारा सरकार कई समस्याओं को दूर करने की योजना बनाई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ है, इसलिए इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कृषि के विकास के लिए, उत्पादन के लिए, उत्पादकता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, गरीबी निवारण के लिए, सब के लिए लैंड रिफॉर्म एक बहुत उपयोगी उपकरण माना जाता है, लेकिन हम लोग इसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा प्रश्न को समझते हैं। देश के कुछ भागों में भूमि सुधार के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, विस्तार से बताइए। What are the factors responsible for the successful implementation of land reform in some part of the country? Elaborate. अब 150 वर्ष में कितना इलेबोरेट करोगे भाई? तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा परिचय देना होगा, क्योंकि यहां पे एक ही पार्ट का क्वेश्चन है, ध्यान रखो। अभी तक जो क्वेश्चंस थे ये 2-2 पार्ट, 3-3 पार्ट के थे। ये जो क्वेश्चन था बड़ा था, कई पार्ट थे इसमें, स्वरूप, प्रवृत्ति, उद्देश्य, इसमें कई पार्ट हो गए। यहां पे क्या है, यहां पे आपके क्वेश्चन के पार्ट ही एक है। मैंने पहले ही कहा, कुछ 1 पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 2 पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 3 पार्ट के होंगे, कुछ 4 पार्ट के भी हैं। और यही तुरंत क्लिक, अच्छा ये क्वेश्चन एक ही पार्ट का है, 1 पार्ट का, इसमें थोड़ा परिचय में ज्यादा डाल दूंगा। तुरंत आना चाहिए चीजें, ये चीजें जितना प्रैक्टिस घर पे करोगे, टीचर के साथ करोगे, क्लास में करोगे, उतना ही कम समय लगेगा। रेसिप्रोकल होता है, जितना प्रैक्टिस यहां होगा उतना ही कम प्रैक्टिस वहां करना पड़ेगा। जितनी बातें सुनोगे टीचरों की, उतनी ही बातें, वहां पे ज्यादा पार्ट थे, यहां पे 1 पार्ट है। तो इसकी फॉर्मेटिंग में कीवर्ड हमें पता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैंड रिफॉर्म देश में कुछ इलाकों में ज्यादा सक्सेस हुआ है, कुछ इलाकों में कम सक्सेस हुआ है। दैट्स इट। विस्तार से बताइए। कुछ इलाकों में कम सक्सेस बोला नहीं है, कुछ इलाकों में ज्यादा सक्सेस हुआ है, उनकी बातें को विस्तार से आपको चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए नहीं, अब आते हैं इसकी फॉर्मेटिंग पर। कीवर्ड आप जान गए, कीवर्ड हर जगह बोल रहा हूं मैं, कीवर्ड्स आपके लैंड रिफॉर्म है, ये आपके दिमाग में आ गया। अब आते हैं इसकी फॉर्मेटिंग पर। फॉर्मेटिंग पर वो परिचय, मुख्य भाग, और ये लिख के नहीं दिखा रहा हूं बार बार, मैं समय बचेगा आपका। तो परिचय वाले पार्ट पर प्रश्न की मांग भी समझ गए आप। परिचय वाले पार्ट पर थोड़ी सी चर्चा भूमि सुधार की, भूमि सुधार की एक संक्षिप्त परिभाषा यहां पे आप दे सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें आप 20-25 शब्द जो हैं परिचय वाले पार्ट में आप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी संभावनाएं बनती है। और यहीं पर कुछ जो क्षेत्रीय असमानता है, क्षेत्रीय असमानता है, उसको आप सत्यापित कर सकते हैं। अब एक नया वर्ड बता रहा हूं यहां पर, सत्यापन। ये क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा यहां पर, कि कुछ भागों में सफल क्रियान्वयन के लिए, सफल क्रियान्वयन हुआ है, ये अपने आप में स्पष्ट है, अंतर्निहित है कि भाई इसमें कुछ भागों में भूमि सुधार ज्यादा सफल नहीं हुआ है, ज्यादा सफल नहीं हुआ है। तो आप यहां पे एग्जामिनर को ये सत्यापित करके बताएंगे कि हां, मुझे पता है कि भारत के कुछ भागों में
भूमि सुधार ज्यादा सफल हुआ है और कुछ भागों में सफल नहीं हुआ है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि भारत में भूमि सुधारों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास एवं सामाजिक असमानता को दूर करना है। यही मेन है, कृषि का विकास करना है और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक परिभाषा आपने 10 शब्दों का लिख दिया, लेकिन यह भारत में समान नहीं रहा है। देश के कुछ राज्यों जैसे केरला, जैसे बंगाल, पश्चिम बंगाल, इनमें ज्यादा सफल रहा है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में ये कम सफल रहा है। ये आपने एग्जामिनर को कुछ फैक्ट दे दिया, कुछ तथ्य दे दिया, अब यहीं से एग्जामिनर की साइकोलॉजी चेंज हो गई आपके प्रति। वो समझ गए बच्चे को सब पता है भूमि सुधार है क्या, पूछा नहीं है क्या है भूमि सुधार। अगर पूछा होता तो हम 50 शब्द देते इस पर, पूछा नहीं है। आपने बता दिया कि भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है और कुछ देश के क्षेत्रों में सफल कम हुआ है और कुछ देश के क्षेत्रों में सफल अधिक हुआ है। ये आपने यहीं पर स्पष्ट दे दी। कुछ डेटा वगैरह है, कुछ आंकड़े वगैरह है तो दे सकते हो कि बिहार में आज भूमिहीन किसान कितने हैं, पश्चिम बंगाल में कितने हैं। तो ये सब चाहो तो आप दे सकते हो, अगर डेटा आपके पास है तो दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओगे आप कहां पर, मुख्य भाग में। यहां पर आप 20-25 शब्द दे सकते हो क्योंकि आपके पास शब्द सीमा उतनी है कि आप थोड़ा सा शब्द यहां पर खर्चा कर सकते हो। डेटा आपके पास पड़े हुए हैं मोबाइल में, तो आप खर्चा थोड़ा सा कुछ वीडियो देखने में लगा सकते हो। अगर डेटा मोबाइल में कम है तो सिर्फ काम के वीडियो ही देखो, रील्स पे ज्यादा डेटा अपना खर्च ना करो, है ना। अब आ गए मुख्य भाग में। मुख्य भाग में क्या आ गया, मुख्य भाग में आपका यहां पे ध्यान रखना है कि मुख्य भाग में आपके कारक क्या क्या है। अब पहला उत्तरदायी कारक, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप पूरी चाहे लिख सकते हैं कि कौन सा सफल क्रियान्वयन की उत्तरदायी कारक। अब थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा कि समय देख रहे हैं कि 3-4 क्वेश्चन हो पाएगा। कल से हमें तो 40 मिनट करीब मैंने बताया चर्चा वगैरह, इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन कल से टारगेट रहेगा हमारा कि 1 साल का क्वेश्चन 1 साल हो जाए। ये जो आज के क्वेश्चन कुछ बाकी रहेंगे इनको और 23 के क्वेश्चन को हम लोग कल करने की स्ट्रेटजी बनाएंगे, है ना। और 1-2 दिन में हम लोग उस शेड्यूल पे आ जाएंगे कि 1 साल में 1 दिन में 1 साल का क्वेश्चन। ठीक है, तो उत्तरदायी कारक क्या रहे, देखो सबसे पहला उत्तरदायी कारक होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति जिन राज्यों में आप देखोगे ना, जहां जहां वामपंथी सरकार थी ना, जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, उन लोगों ने, उनका आधार ही है समानता और न्याय पर। भले आज पूरी दुनिया से, देश और दुनिया से वामपंथ विचारधारा खत्म हो गया है, एक आध राज्यों को छोड़ दिया जाए तो नहीं है। उस समय 4-5-6 राज्यों में वामपंथ की सरकार थी और कई राज्यों में वामपंथ की सरकार समर्थन करती थी। इवन केंद्र सरकार में भी वामपंथी नेता बहुत आगे थे और वो सरकार को समर्थन करते थे और उनके समर्थन सरकार बनती थी और गिरती थी। आज वो चीजें बदल गई है, आज नहीं है। तो लेकिन केरला में, पश्चिम बंगाल में, इन राज्यों में कई प्रकार की सरकारें थी वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की, जिन लोगों ने, उनकी इच्छा शक्ति थी, जिनके चलते वहां पर ये चीजें लागू हुई। लैंड रिफॉर्म के लिए प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये भी बहुत जरूरी होता है। इसमें लेखपाल या पटवारी से लेकर के कई लोगों की भूमिका होती है। तो जिन राज्यों ने प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया, प्रभावी प्रशासनिक चीजें की, उनके यहां हुआ। उसके बाद कानून, कई जगहों पे सरकार ने, आपने सुना होगा, मध्यस्थों के उन्मूलन के लिए सरकार ने कानून बनाया, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए, चकबंदी के लिए कानून बनाए गए थे। लैंड रिफॉर्म में 3-4 घंटे पढ़ाता हूं। अब लैंड रिफॉर्म पढ़ाऊंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं करूंगा, मान के बैठ रहा हूं कि लैंड रिफॉर्म पढ़े हुए हैं, लैंड रिफॉर्म में क्या क्या आता है सब पढ़े होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो पढ़ाना शुरू करूं फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कई राज्यों में कानून बना जमींदारी उन्मूलन का, मध्यस्थों के उन्मूलन का, और उसके अगेंस्ट में लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया। और जब कोर्ट में केस हो गया, मामला लंबित हो गया। लंबित हो गया तो उसका प्रभाव नहीं पड़ा।
चकबंदी के कानून बनाए कुछ राज्यों ने, वो प्रभावी नहीं हुआ। कुछ सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग की चकबंदी मतलब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कहते हैं। सहकारी कृषि मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कानून जो है वो कुछ राज्यों में प्रभावी रहा। आप बता कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में अधिक सफल होने के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार रहे हैं, आप बता दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ राज्यों में जागरूकता रही है, वहां के सामाजिक आंदोलन हुए हैं, अवेयर रहे हैं लोग, वहां पर किसान जागरूक हैं, किसानों ने आंदोलन किया, उन राज्यों में सफल रहा। कुछ राज्यों में सरकार ने लोगों को, गरीबों को, वंचितों को सरकारी सहायताएं दी, आर्थिक सहायताएं दी, चाहे जमीन खरीदने के लिए, चाहे केस लड़ने के लिए। तो जिन राज्यों में आर्थिक सहायताएं, कर्नाटका होगा, सबके एग्जाम्पल देना होगा आपको। पंजाब में क्या रहा, कर्नाटक में क्या रहा, तमिलनाडु में क्या रहा, केरला में क्या रहा, पश्चिम बंगाल में क्या रहा, राजस्थान में क्या रहा, गुजरात में क्या रहा, बिहार यूपी में क्या रहा, इन सब के। और चूंकि ये क्लास में बताई जाती है तो मैं फॉर्मेटिंग बता रहा हूं, उत्तरदायी कारक क्या क्या रहे। तो आप कुछ कारकों की चर्चा कर देंगे। उसके बाद क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है, लेकिन एक अभ्यर्थी ये होगा कि इतना ही लिख देगा और इतना ही लिख देगा और निष्कर्ष लिख के चला आएगा। एक अभ्यर्थी होगा, एक कैंडिडेट होगा कि इतना लिखने के साथ साथ वो इसमें कुछ ये भी लिख देगा कि कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में इसके अधिक सफल न होने का। असफल मत लिखना, कुछ राज्यों में अधिक सफल रहा है, कुछ राज्यों में कम सफल रहा है। विफल लिखना उचित नहीं होता है। तो कुछ राज्यों में इसके अधिक सफल न होने के कारण, ये पहला पार्ट हो गया। और अधिक सफल न होने के कारण, ये अगर आपका ये पॉइंट ज्यादा हो गया है, ये पॉइंट ज्यादा हो गया है, तो मत लिखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट आपके इसी के विपरीत आएंगे। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, न्यायिक समस्याएं, न्यायिक विलंब रहा है, अपर्याप्त जागरूकता रही है। अच्छा, कुछ राज्यों में जाति प्रथा बहुत ज्यादा रही, कुछ राज्यों में रजवाड़े बहुत रहे, जैसे बिहार यूपी में जमींदारी प्रथा बहुत मजबूत थी। समाज का एक वर्ग था जिनके पास जमीन था, वही लोग राजनीति में ही थे, तो उन लोगों ने कानून को अप्रभावी कर दिया, जमीन देते नहीं थे किसानों को। राजस्थान और रजवाड़े बहुत रहे, उन लोगों ने भी बड़ी ताकतों के साथ इसका विरोध किया था। इसलिए भ्रष्टाचार रही, कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार ज्यादा है। पूरे देश में करप्शन है, लेकिन कुछ राज्यों में करप्शन की स्थिति ज्यादा बुरी है। तो इस प्रकार से आप अच्छा, कुछ राज्यों में भू आलेख नहीं है, जो जमीनों के आर्काइव कहते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स, वो अवेलेबल नहीं थे, या कम अवेलेबल थे, या पुराने अवेलेबल थे, तो उनके चलते इनके असफल, ज्यादा सफल नहीं हुआ। अगर आपके पास इस पे कंटेंट है तभी इस पे जाओ। ऐसे किसी क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन पूछेंगे, कंटेंट है तभी जाओ, और नहीं ज्यादा कंटेंट यहां और यहां दे दो और निष्कर्ष में दे दो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप लिख सकते हैं यहां पर, एक तो इनका विपरीत यहां पे आएगा, और कुछ सिर्फ सारे यही पॉइंट लिखना हो तो पर मत लिखना, कुछ नए पॉइंट लिखना हो तभी लिखना है इसको। एग्जामिनर को कभी भी दिग्भ्रमित मत करो, उसको मिसगाइड मत करो कि जबरदस्ती हम इस पे कंटेंट दे रहे हैं, वो तभी करो जब कंटेंट नहीं है। कई बार कंटेंट होने के बाद भी आप अनावश्यक बातों को लिखकर एग्जामिनर को मिसगाइड करते हैं, और जो मिसगाइड होता है वो बड़े ही ज्ञानी लोग होते हैं, उनको पता है कहाँ गाइड हो रहा है, कहाँ मिसगाइड हो रहा है, वहां आपको मार्क्स कम देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। और फिर निष्कर्ष में जब आएंगे तो निष्कर्ष में आप सुझाव के साथ, इसमें सुझाव ज्यादा दे सकते हैं क्योंकि भूमि सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके महत्व क्या है और इसके लिए यह आवश्यक कितना है, इस पर कुछ सुझाव दे करके कुछ कदमों की जो क्लास में आपको बताया गया है, जो क्लास में पढ़ाया गया है, या पढ़े होंगे आप लोग कहीं से, नहीं पढ़े हैं तो अभी
अगले बार की तैयारी के लिए कुछ और मेहनत करने की आवश्यकता है। जो लोग टॉपिक्स को पढ़ के बैठे होंगे, अब मैं सुझाव दूंगा कि कल आपको 24 के बाकी क्वेश्चन और 23 के बाकी क्वेश्चन आपका PYQ का वो होगा। अगर आप उसके टॉपिक को समझ के बैठेंगे तो शायद ज़्यादा आसानी से समझेंगे। टॉपिक आप नहीं, इसी बहाने आप टॉपिक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे नोट्स को, तो दिमाग में रहेगा। तो यहाँ जब मैं फॉर्मेटिंग कराऊंगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और जहाँ जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी होंगे, जैसे यहाँ पे कुछ तरीके थे समझाने के, तो मैं समझा दिया। समय सीमा हमारे पास ज़्यादा है, सीमित है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें अब लैंड रिफॉर्म कोई पूरा समझा देता मैं, लेकिन हम जो इन चीज़ों को यहाँ पर उतना बेहतर तरीके से करेंगे जिससे कि आपको आसानी हो। ठीक है, क्यों भाई हमको टेक केयर क्यों करा रहे हैं? मैं तो थैंक यू। हाँ, समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 मिनट का समय बचा हुआ है, एक और क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जो बड़े वाले 250 शब्दों के हैं वो आज नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग कल कर लेंगे। और फिर 23 वाला भी कल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बेसिकली मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहां दिया हुआ है क्या कि भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज कोर्स, अब इसे हम श्री अन्ना भी कह रहे हैं, श्री अन्न की भूमिका को समझाइए। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन छोटा है, इसमें आपको ज्यादा सरदर्दी पालने की आवश्यकता नहीं है। और इसके कीवर्ड स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा और मोटे अनाज की भूमिका क्या है, ये आप लोग बहुत ज्यादा इस पर परेशान होने की इस क्वेश्चन के लिए आपको नहीं है। इसमें क्या है, अब इसमें जो परिचय वाला पार्ट है हमारा, ये भी एक ही पार्ट में क्वेश्चंस है, तो ज्यादा आपको तनाव नहीं लेना है। इसमें आपको पहले पार्ट में कुछ चीजें दे देना है, जो प्रस्तावना है, जो भूमिका है, जो पहला पार्ट है, उसमें आपको बताना है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की गंभीरता एक गंभीर समस्या है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके खाद्य सुरक्षा के बारे में। इसलिए आपको भूमिका के तौर पर, प्रस्तावना के तौर पर आपको देना है। और इसमें अगर कुछ आंकड़े दे देते हैं, आंकड़े आपको कहीं ना कहीं की संस्थाओं के आंकड़े दें, चाहे GHI हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, चाहे आपका FAO हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और चाहे इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये सब क्लास में कराते हैं हम लोग। और आप नहीं किए हैं तो आपकी सीमा है, और किए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इसके कुछ आंकड़े आते हैं जो आपको यहां दर्शाना है कि भारत में खाद्य सुरक्षा एक गंभीर समस्या है। ये 25-30 शब्दों में आप दे सकते हैं। थैंक यू सर, इट इज ए बाइलिंगुअल बैच, प्लीज क्रॉस चेक। ओके। नहीं, मुझे तो हिंदी कहा गया था, लेकिन मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम होगा मैं करूंगा, क्योंकि टाइमिंग का भी देखना है। लेकिन इतना देता हूं कि इंग्लिश वाले जो अगर बैठे हुए लोग, उनको भी कोई इश्यूज नहीं होंगे इसमें, इतना देना आपने बता दिया, अच्छी बात है। तो ये जितने भी इश्यूज हैं, देखो इंग्लिश वाले थोड़ा हिंदी समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी वालों को अगर मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलूंगा तो कम समझेंगे। इसलिए हिंदी वालों की टेक्निकल टर्म अब उतना दिक्कत होगा आपको, लेकिन जनरल वर्ड आप समझ पाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले, उनको इंग्लिश बिल्कुल कम समझ आती है, इसलिए ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। तो मैं निश्चित रूप से इसको मैं चेक कर लेता। चेक क्या, मैं फॉलो करूंगा। चेक क्या करना है, कहीं लिस्ट थोड़ी चेक करना है यार। इसको मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम आपके इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो, है ना। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सारी चीजों में आंकड़े दिए जाते हैं, कई सारे डेटा हैं जो कि आप उनको देख करके और इस पे लिख सकते हैं कि क्या है। अब इसका आता है मुख्य भाग। सिंपली यहां पे चूंकि पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए हमने यहां पे कुछ
ज्यादा जो है कंटेंट दे दिया, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा भी है। मुख्य भाग मतलब बॉडी। और एक बार जब मैं टर्म बोल दूं ना हिंदी इंग्लिश को, उसका आप आगे फॉलो करें, बेटर रहेगा। कहीं बॉडी लिखूंगा, कहीं मुख्य भाग लिखूंगा, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है। इंट्रोडक्टरी पार्ट या मेन बॉडी या कंक्लूजन, ये सब लिखने की नीड आपको नहीं होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मुख्य भाग में अब क्या है कि मोटे अनाज का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो मोटे अनाज मतलब क्या, ज्वार बाजरा जो आपके हैं, इसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं, इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको पोषण यानी न्यूट्रिशन, पोषण उपलब्ध होता है, न्यूट्रिशन उपलब्ध होता है, अभी आपने पढ़ा होगा। और इसमें आपको देना पड़ेगा कि ये जो ग्रेन्स होते हैं इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, ये सब अवेलेबल होते हैं। और जो कि कई सारे जो माल न्यूट्रिशन के, कुपोषण के जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने में, एनीमिया वगैरह के दूर करने में इनका बड़ा रोल होता है। तो यहां लिख देंगे। इसमें कई साइंटिफिक वर्ड भी हैं। एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिनका कम होता है, जिससे कि डायबिटीज वगैरह, मधुमेह वगैरह, हार्ट संबंधी डिजीज वगैरह कम कर सकते हैं। तो पोषण में होते हैं। अच्छा, खाद्य सुरक्षा देते हैं क्योंकि थोड़ा सस्ते होते हैं। आप देखोगे ना एनएफएसए में, यहां देख लो, एनएफएसए में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 3 प्रकार के रेट दिए गए हैं। राइस का 3 रुपीज, व्हीट का 2 रुपीज और मोटे अनाज का कोर्स का 1 रुपीज। तो ये ज्यादा सस्ते होते हैं, जिसके चलते इसको कोई व्यक्ति खरीद भी सकता है सस्ते दामों के चलते। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है कि इन पर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज वगैरह का ना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये दलदल वाली जमीनों में, मिट्टी वाली जमीनों में, सॉरी मतलब ऐसे जहां पे क्लाइमेटिक चेंजेज हैं वहां पर भी ये हो सकते हैं। और ज्यादा इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली होते हैं, इसलिए इनका प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कई सारे आजकल जो है स्वास्थ्य लाभ में, खाद्य सुरक्षा है ये, स्वास्थ्य लाभ हेल्थ में कई सारे टेक्निकल टर्म अगर देखोगे ना, तो आजकल लोग जो है ना कोर्स को और मोटे अनाज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, भूमि के लिए भी, लैंड फर्टिलाइजेशन के लिए, भूमि उर्वरता, भूमि उर्वरता मतलब लैंड फर्टिलिटी, जमीन की फर्टिलिटी के लिए भी उपयोगी होता है कि अगर बार बार किसी लैंड पर आप गेहूं और चावल, व्हीट और राइस का करोगे प्रोडक्शन, तो उसकी फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। और अगर ज्वार बाजरा वगैरह करोगे ना, तो मृदा का यानी सॉइल का हेल्थ भी, यानी सिर्फ स्वास्थ्य मनुष्य का नहीं, मिट्टी का भी, सॉइल का भी ये बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी इस तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन क्या था आपका, हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में भटकाव नहीं होना चाहिए। खाद्य, स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को, तो आप, अच्छा एक और चीज आ सकता है, फिलोसफिकल आ सकता है, किसानों की आय, ये किसानों की आय, इनकम ऑफ फार्मर्स, किसानों की आय बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब किसानों की आय बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनकम जो है डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आपको कई सारे न्यूट्रिशियस चीजें प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम भी लॉन्च किए हैं जिसके चलते कोर्स यानी मोटे अनाज का यूज ज्यादा हो रहा है। और सरकार कई जगह, पहले के जो पीडीएस थे ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, उसमें मोटे अनाज नहीं मिलते थे। लेकिन जब एनएफएसए लाया गया 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें हम लोगों ने मोटे अनाज का, कोर्स का भी, यानी जो ज्वार बाजरा रागी और बहुत सारी चीजें आती हैं, अलग अलग लोकल एरियाज में होते हैं, ये उसको हमने इंक्लूड किया जिससे कि लोगों को पोषण मिल सके, है ना। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में भी आपको, चूंकि मोटे अनाज बहुत ज्यादा इंडिया में पॉपुलर नहीं है, कोर्स जो है बहुत पॉपुलर नहीं है, इसलिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास शब्द सीमा है तो कुछ चैलेंजेस भी यहां पर डाल सकते हैं मुख्य भाग में।
है ना, कि मोटे अनाज इतना बेनिफिशियल हैं लोगों के लिए, इतना उपयोगी हैं, बट स्टिल इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं, लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक तो जो मोटे अनाज का जो रोटी चावल जो होता है ना, वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए बहुत सारे लोग तो अगर उनको बाजरे की रोटी दिए जाए, उनको अगर एक कोदो होता है चावल का क्वालिटी होता है, उसका चावल पहले मिलता था अब तो कम मिलता है, दिया जाए तो वो उसको देख करके खाना कम चाहेंगे। हाँ बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर पवन ज्ञान तुम बहुत ज्यादा लगा रहे हो, 2-3 जगह चेक किया मैंने, अभी ऐसे बोलते रहो, मैं चेक करूंगा, अच्छा लगेगा आपको, कि सिंचाई कम होती है, लागत कम हो जाती है, इसका पोषण से और सुरक्षा से स्वास्थ्य से डायरेक्टली नहीं है। ये सब वाक्य तभी लिखना है जब आपके पास वर्ड लिमिट है, जब आपके पास सब सीमा है, नहीं तो कंटेंट को अगर ज्यादा लिख दोगे तो एग्जामिनर में डाइवर्ट उसको नहीं करना है, अननेसेसरी उसको ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है वो। अगर इसमें आपको ये पूछे कि इन्वायरमेंट के लिए कैसे उपयोगी है, तो कुछ पॉइंट में इन्वायरमेंट वाले आए थे मेरे यहां पर, जो भूमि उर्वरता वगैरह, तो ऐसे पॉइंट का यहां दें अगर कंटेंट है, नहीं है तभी, नहीं तो अगर ये पॉइंट इन्वायरमेंट, प्रकृति, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के पॉइंट आए तो ये लगे सिंचाई कम आवश्यकता होती है, इससे पर्यावरण बचता है, जो मिट्टी भूमि के अंदर की जो अंडर वाटर अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका दोहन कम होता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना। हाँ सरेल्स वगैरह ठीक है, यूज इन मिक्सचर विथ फाइन सरेल्स, हाँ तो ये ठीक है ना, ये सब चीजें आपका है। तो आप चाहें यहाँ पे मुख्य भाग में इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लेन सम चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां यहाँ पे डाल सकते हैं कि मोटे अनाज और कैसे बेहतर इनका हो सके, ठीक है। और लास्ट में जो आपका निष्कर्ष चलता है वो डाल देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा वो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अभी भी लोग इसका यूज नहीं करते, इनके यूज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सरकार इसको और ज्यादा प्रमोट करे, है ना, लोगों को अवेयर करे, और इसका जो एमएसपी है बढ़ाया जाए, जिससे इसका प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी मार्केट में आएगा ज्यादा। ये कैंपेन के थ्रू लोगों को बताया जाए कि भाई ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं हेल्थ के लिए, माल न्यूट्रिशन को कम करने में, और चीपर होते हैं कंपेरेटिवली, जो मेन ग्रेन्स हैं उनके कंपेयर में चीपर होते हैं, है ना, तो और ये सब करके हम लोग निश्चित तौर पर इसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने आज 4 क्वेश्चन जो है 24 के किए, आपका समय चूंकि हो चुका है, और 24 वाले 4 क्वेश्चन और जो हैं बड़े वाले, उसमें से 1-2 क्वेश्चन मेरे से हैं, बाकी स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें समय कम लगेगा, वो करके फिर 23 का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। आज चूंकि हमारा समय चूंकि स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे था, और जो लोग उस पार्ट को नहीं देख होंगे शुरू के 40-45 मिनट्स का, वो लोग उस पार्ट को देख लेंगे, तब कल बैठेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल फिर हम नए क्वेश्चन के साथ, नए ईयर के साथ, नई चीजों के साथ यहाँ होंगे, और आप लोग बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछते रहोगे ना, कुछ पॉइंट लिखते रहोगे, तो मैं चेक करूंगा, मना करूंगा लिखना है, या कहूंगा लिखना नहीं है, लिखना है, तो उससे क्या होगा, आपको ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड वी मीट टुमारो 11 AM मॉर्निंग, ठीक है, थैंक यू।